कि जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि पहली बार आतंकियों ने धर्म पूछ करके गोली मारी और उसमें भी उन्होंने पुरुषों को चुन चुन के गोली मारी और महिलाओं को छोड़ दिया गया। पहलगाम हमला पहला ऐसा हमला जहां पर धर्म पूछ के मारा गया, ये बिल्कुल गलत बात है। इस बार जो 22 अप्रैल को जो दर्दनाक हादसा हुआ उसने पूरे देश को हिला दिया। वो पहली बार हुआ जहाँ वस्त्र निवस्त्र करके आदमी को कि कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहा है। ये उनको कहा भी गया कि जाके मोदी को बता देना। हाँ, और उस समय छेड़ा जब देश का नेतृत्व में मोदी जैसे व्यक्ति हमारे प्रधानमंत्री। तो वहाँ न तो कोई पुलिस थी न कोई आर्मी था। हर आदमी बैठ के सब पे इल्जाम 2 मिनट में लगा देता है। तो वहाँ उन्होंने ये भी कहा कि हम 1-2 घंटे तक इंतजार करते रहे लेकिन उसके बावजूद भी कोई नहीं आया। और आप मान के चलें कि देश में हर नागरिक के पीछे एक पुलिस वाला खड़ा नहीं किया जा सकता। तो इस बार आतंकवादियों का क्या इरादा था? इनकी मानसिकता थी कि धर्म के आधार पर भारत में गृह युद्ध करवाने की इच्छा, कहीं मंशा थी उनकी, और इस तरह बहुत सारी मंशाएं हैं। बाहर जब भी कोई सरकारी कर्मचारी की मौत होती है तो उसको अनुकंपा नियुक्ति मिलती है ना, तो सैनिक के साथ ऐसा अपराध क्यों? लेकिन सैनिकों से ऐसा एक्सपेक्ट करती है जनता कि उनकी शहादत को तो वो उनका कर्तव्य मानते हैं। अरे तो ठीक है, हम तो चले गए, वो तो तिरंगे में, वो तो सम्मान, पर वो जो जिसका सिंदूर गया वो कैसे घर चलाएगी? ऐसी चर्चा हो रही है कि बिना लोकल के इन्वॉल्वमेंट्स के इतना बड़ा आतंकी हमला संभव नहीं था। सब नागरिकों को बदनाम, जब यहाँ कोई आपके यहाँ मार दे तो आपके बस में है क्या कोई बंदा मार दे किसी को? तो सारे कश्मीरी इन्वॉल्व नहीं है, प्लीज। वो गुजर बकरवाल तो हमारी आंख और कान है फौज के, प्लीज अंडरस्टैंड। जो आतंकवादी आए उनको अभी तक पकड़ा नहीं गया है। विपक्ष भी इसको लगातार मुद्दा बना रहा है कि अरे अटैक तो कर दिया पाकिस्तान। भारत के विपक्ष का नाम ही मत लो, इनकी तो मत मारी गई है। ये लोग सेना से सबूत मांगने वाले लोग, पर आप नागरिकों का सवाल करो। न तो हम आतंकी हमले को रोक पाए न आतंकवादियों को पकड़ पाए। बिल्कुल तो सही बात है। सिक्योरिटी फेल्योर है ये। आपके हॉस्पिटल चलते हैं ना हिंदुस्तान में, तो क्या रोज मौतें नहीं हो रही हैं? बताओ ना, नहीं हो रही क्या? हो रही है। फिर क्यों बंद कर दो हॉस्पिटल? तो 22 अप्रैल के बाद हमने 7 मई को रिटेलिएशन किया, यानी 15 दिन लग गए इसमें। भाई साहब, घर में बीमार होता है तो पहले दिन ही गला काट देते हो क्या? उसका ऑपरेशन कर देते हो क्या? आप तो खुद कई ऑपरेशंस के पार्ट रहे हैं, तो बिल्कुल आप रहे। ऑपरेशन सिंदूर को किस तरीके से देखते हैं? मैं ऑपरेशन सिंदूर को ऐतिहासिक देखता हूँ, दूरगामी देखता हूँ। जिस तरीके से सीज फायर हुआ वो एक कोई रणनीति थी या फिर एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव था? अब ये तो सरकार ही बता सकती है। देखिए, सीज फायर की जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की, उसको लेकर के लोगों का ये कहना है कि इससे जग हसाई हो गई भारत। वो क्या बोलता, बड़बोला है वो, कई हजारों की संख्या में झूठ बोल चुका वो, हजारों की बार में झूठ। उस दिन भी उन्होंने बोल दिया और बोलने के बाद उन्होंने वापस पलटी भी मार ली। तो देखिए, पर हमको बुरा लगा, मैं मानता हूँ। सीज फायर के बाद भी पाकिस्तान की तरफ से कुछ ड्रोन्स और मिसाइल्स अटैक होते रहे, उससे कैसे देखते हैं आप? और कुत्ते की टेढ़ी दुम टेढ़ी रहेगी, अगर आपको सीधी करनी है तो उस कुत्ते का जुगाड़ करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, बी ऑनेस्ट पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं कर्नल देव आनंद जी। कर्नल साहब ने 34 साल का भारतीय सेना में ऐतिहासिक अपना सेवाएं दी हैं और उनका ऐतिहासिक करियर रहा है। उन्होंने एनडीए में ट्रेनिंग टीम के हेड के रूप में भी काम किया है और बेलगांव में कमांडो ट्रेनर के रूप में भी काम किया है, और उनके ऐतिहासिक पराक्रम की जो शौर्य की जो गाथा है वो भी हम सुनेंगे। और आज का हमारा जो पॉडकास्ट का मेन मुद्दा है वो ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ वो है, उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कर्नल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं इसी से शुरुआत करूंगा कि जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि पहली बार आतंकियों ने धर्म पूछ करके गोली मारी और उसमें भी उन्होंने पुरुषों को चुन चुन के गोली मारी और महिलाओं को छोड़ दिया गया। तो इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो आपने कहा कि पहलगाम हमला पहला ऐसा हमला जहाँ पर धर्म पूछ के मारा गया, ये बिल्कुल गलत बात है। मेरा तजुर्बा जितना मुझे सेना के अंदर मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है कि पंजाब मिलिटेंसी के दौर में 91-90 इलेक्शंस हुए थे, मुझे ध्यान है। उससे पहले 1991 में वहाँ भी बड़ी संख्या में लेबरर्स को इसी आधार पर निकाल कर मारा जाता था। कश्मीर में भी 36 सिंहपुरा का अगर आपको याद हो तो उसके अंदर बड़ी संख्या में करीब 32 सिख समुदाय के हमारे नागरिकों की हत्या की थी। हाँ, बट ये बात है कि इस बार जो 22 अप्रैल को जो दर्दनाक हादसा हुआ उसने पूरे देश को हिला दिया। और देश को हिलाया ही नहीं, मैं मानता हूँ देश एकजुट होकर एक ही आवाज़ में मांग कर रहा था कि जो अपराधी हैं उन दरिंदों को सज़ा मिले, और ऐसी सज़ा मिले कि भविष्य में ऐसा कोई दुष्कर्म ना करे। अब इसमें जैसे आपने कहा कि देखिए धर्म पूछकर मारा गया, ये पहले भी हुआ है, पर इस बार स्पेशल क्या हुआ उसमें मैं आपको 1-2 चीज़ जोड़ना चाहूँगी जैसी मुझे ज्ञान है।
धर्म पूछने के उपरांत उनको देखिए, एक आईसिस आतंकवादी संगठन है अंतर्राष्ट्रीय, हम सब जानते हैं। एक हमास है। ये लोग इतने वो दर्दनाक लोग हैं, मतलब अमानवीय लोग हैं। इनके जो मारने का तरीका होता है अपने दुश्मनों का, अपना टारगेट्स का, वो क्या करते हैं कि उनको सबसे पहले घुटने पे करते हैं, फिर उनके नाम वाम पूछते हैं, जो उनको जो पूछना होता है उसके बाद पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसके अंदर इन्होंने जो भी अपने वहाँ टूरिस्ट थे, आदमियों को पूछा, उनका धर्म नाम जो भी पूछा, उसके बाद पूछ करके नील डाउन किया गया और बताया गया है गोलियां मारी। और पूछने के तरीके में एक बड़ी पहली बार विचित्र वो बात मैं मानता हूँ आपसे कि वो पहली बार हुआ जहाँ वस्त्र निवस्त्र करके आदमी को कि कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहा है ये, तो वो वस्त्र उतार के उसका धर्म चेक करना, ये मैंने पहली बार सुना है जितने भी मेरी टेररिज्म की मेरी नौकरी रही है, मैंने देखा है। दूसरी बात, उसके बाद जो उसके अंदर मानसिकता थी, वो हमास और अंतर्राष्ट्रीय जो आतंकवाद संगठन है उनकी छाया उसमें नजर आ रही थी, जिस तरह गोलियां मारी गई। और उससे भी बड़ी बात जो हुई कि बाद में जब वो हमारी महिलाएं जो उसमें थी उनको छोड़ दिया गया। और अगर देखिए, ये उस विचारधारा के अंतर्गत हमला किया गया है जो इस्लामिक आतंकवाद है। उनको कहा भी गया कि जाके मोदी को बता देना। हाँ, और उन्होंने कहा कि जाके मोदी को बताना, इसलिए जिंदा छोड़ रहे हैं। और मैं मानता हूं उन्होंने वो बहुत बड़ी गलती की कि देश की उस भावना को छेड़ दिया। और उस समय छेड़ा जब देश का नेतृत्व में मोदी जैसे व्यक्ति हमारे प्रधानमंत्री हैं, और उनके जो चरित्र, उनके जो संस्कार हैं, मैं मानता हूं ऐसे हैं, वो राष्ट्र को सर्वोपरि मान के काम करते हैं। और उन्होंने वो झलक दिखा भी दी कि मोदी को बताया तो उनको मोदी का मजा भी दे दिया उन्होंने। लेकिन वहाँ पे जो पर्यटक गए थे उनका ये भी कहना है कि वहाँ न तो कोई पुलिस थी न कोई आर्मी था, इतनी ज़्यादा तादाद में वहाँ पर्यटक थे, उसके बावजूद भी सिक्योरिटी के जो इंतजाम थे वो पुख्ता नहीं थे। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बड़ा दुर्भाग्य देश के अंदर की भारत की सेना, भारत के सुरक्षाकर्मी, बाहर के इंटेलिजेंस एजेंसीज, हर आदमी बैठ के सब पे इल्जाम 2 मिनट में लगा देता है। मैं यहाँ एक आग्रह करना चाहूँगा देश से कि एक बात बताओ, जो हम सब काम करते हैं, कोई मास्टर है, कोई मंदिर के पुजारी है, कोई दुकानदार है, कोई आप जैसे पॉडकास्ट चलाते हैं, तो अपने गिरेबान में झांक के देखो ना कि आप कितने पूर्णतः चीज़ें। ऐसा मैं मानता हूँ ये उन लोगों के कर्म हैं जो दूसरे के काम को नहीं जानते हैं। अगर मैं पहलगांव का, आप में से दर्शकों में से बहुत गए होंगे जो आपके दर्शक हैं, और मैंने पहलगांव में लंबे समय में खुद वहाँ मौजूद रहा हूँ और मैं जाता रहता हूँ। जिस जगह ये हादसा हुआ है वहाँ एक ऐसी दूर जगह है जहाँ घोड़ों पे जाया जाता है, पैदल रास्ता नहीं है, सड़क नहीं जाती है वहाँ। देखिए, हाइंड साइड में जब हम कोई चीज़ का मूल्यांकन करते हैं, उसका एनालिसिस, तो हम बहुत सारी कहते हैं ऐसा नहीं करते तो ऐसा होता है। पर एक सामान्य जीवन में गाड़ी चलाते चलाते एक्सीडेंट हो जाता है, हम सब कहते हैं अरे यार मैं सीधा चलाता, मैं आगे लाइट ऑन कर, ये बातें ठीक है, चर्चा के लिए बहुत अच्छी लगती है, पर हकीकत धरातल मैं अब आपको बताता हूँ पहलगांव में हुआ क्या। पहलगांव में जो पर्यटन स्थल था वो शायद 1 या 2 दिन पहले ही खुला था, पहली बात। और वहाँ क्योंकि देखिए गलती रही होगी किसी की कि जब वो पहाड़ों में जा रहे हैं, और वहाँ इतनी कोई बड़ी संख्या में भी लोग नहीं गए, वहाँ तो लाखों के लोग, इस बार सुनने में आया कितना करोड़ों से ज़्यादा वहाँ अपने 1 करोड़ और 20 लाख के आसपास पर्यटक चले गए थे इतने थोड़े समय में। तो अगर 100-150 पर्यटक कोई पहाड़ की चोटी पे बैठे, तो हर पहाड़ की चोटी पे तो मैं नहीं मानता कि कोई पुलिस वाला या कोई सिक्योरिटी एजेंसी हो सकती है। वहाँ उन्होंने ये भी कहा कि हम 1-2 घंटे तक इंतजार करते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी कोई नहीं आया। जी, मैं ये कहना था कि जल्दी आ जाते तो हो सकता है जान भी बचाई। नहीं, देखिए मैंने कहा ना, ये हमारा सबका, हम सिक्योरिटी एजेंसी पे सवाल उठाना हमारा धर्म है। तभी तो हिंदुस्तान में कहते हैं मेरे विचार व्यक्त करना मेरा क्या, कौन सा अधिकार बोलते हैं ये तोते ब्रिगेड, क्या बोलते हैं वो, फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है साहब, आपका है, आप इस देश में हैं, बड़ी अच्छी बात है, पर फ्रीडम ऑफ स्पीच देखिए, मैं आपको वही तो बताने का प्रयास कर रहा हूँ। वो जगह ऐसी है जो पहलगांव से दूर है। पहलगांव क्या, हर पहाड़ी, आपने अगर देखा उस इलाके को, वहाँ हर कदम पे एक पहाड़ी रेत नाला है।
वहाँ नहीं, संभव नहीं हो सकता दुनिया में कोई। आप जयपुर में रहते हैं ना, ये हमारा पॉडकास्ट हो रहा है, आपकी कॉलोनी जो भी है, क्या यहाँ पुलिस स्टेशन कितनी दूर है? अगर यहाँ कुछ मान लो आज पटाखा फोड़ जाए, कितनी देर में फायर ब्रिगेड वाले आएंगे? एक बार वैसे ही पूछ रहा हूँ आपसे भाई साहब, आधा घंटा, 1 घंटा, उससे पहले तो फ़ोन ही नहीं उठाएगा। और पुलिस वाले को बोलोगे तो कहेगा, वो मेरे ख्याल से, मुझे नहीं लगता है वो आपके चीज़ पे रिएक्ट करेगा, क्योंकि सामान्य जैसे हालात होते हैं, अभी हालात वहाँ अच्छे थे। और वहाँ कोई सेना डिप्लॉयड भी तो नहीं है ना, हर गांव में थोड़ी पुलिस लगा दोगे यार, लगा दोगे? और वहाँ भी नहीं थी। जो डिप्लॉयड है वो थोड़ा दूर था, क्योंकि थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से होता है, देखिए। हाँ, पर आज कह सकते हैं कि आपने क्यों नहीं लगाया, पर मैं मानता हूँ वहाँ जो हमारे सैन्य अधिकारी हैं, सिक्योरिटी है, यस, चूक रही होगी आइडियल कंडीशन, पर आप मान के चलें कि देश में हर नागरिक के पीछे एक पुलिस वाला खड़ा नहीं किया जा सकता। अपने ऑफिस के बाहर पुलिस वाला नहीं आ सकता अगर हम 4 आदमी कुछ गलत काम करें तो यस, आई एग्री विद यू, ध्यान रखना चाहिए था। पर मुझे फिर भी अपनी सुरक्षा एजेंसीज पे, मैं क्योंकि कश्मीर में बहुत लंबे समय रहा हूँ, बहुत सारे मेरे जैसे लोग जो सैनिक हैं वो भी इस चीज़ पे समर्थन नहीं करते होंगे, पर मैं कह सकता हूँ कि जो वहाँ अपनी सुरक्षा एजेंसीज हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, जो पुलिस है, वो दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। और देखिए, युद्ध है, और ये आतंकवाद की लड़ाई कोई आज तो शुरू हुई नहीं है। तो इस बार आतंकवादियों का क्या इरादा था? जैसा कि वहाँ पे पर्यटक बहुत ज़्यादा जा रहे थे, पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा था जम्मू एंड कश्मीर में, तो पर्यटन को कमज़ोर करने का था, या फिर कि जिस तरीके से धर्म पूछ करके मारा गया तो हिंदू मुस्लिम की आपसी तनाव को बढ़ाना था देश में? जी देखिए, ये कोई नया हमला नहीं है। अगर आप हिंदुस्तान का इतिहास दिखा के देख लो, 19 और 20 जनवरी 1990 की बात से शुरू कर दो, जब करीब 5.5 लाख के आसपास अपने वहाँ कश्मीरी जो पंडित से उनको बाहर भगाया गया था। हमारी महिलाओं को आरे में चीर के उन आतंकवादियों ने किया था। और ये मलिक जैसे आतंकवादी ने हमारे एयरफोर्स के अधिकारियों को मारने के बाद 30 साल तक वो सरकारी दामाद था है। और जो टिक्कू जैसे उनको क्लोज रेंज पे मार दिया गया था। और यही नहीं, मैं आपको इतने एग्जाम्पल दे सकता हूँ, आए दिन कश्मीर में आतंकवादी हमले होते रहे थे। और यही नहीं, कुछ वर्षों पहले तक तो यह हाल था कि सेना भी जब निकलती थी, मुझे मेरा दौर याद है जब हमारी कॉन्वॉय बन के चलती थी, बड़ी प्रोटेक्शन होती थी, आए दिन हड़ताल होती थी जो पाकिस्तान से प्रायोजित होती थी। और यही नहीं, कोई भी कॉन्वॉय मतलब कि जब नंबर ऑफ गाड़ियां, कई एक साथ गाड़ियां चलती, पत्थरबाजी आए दिन आप सुनते थे। तो ये थोड़ा सा आपके सवाल का जवाब देने में मैं इसलिए आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ। देखिए कि ये जो परिस्थिति है, आतंकवादी उन्होंने क्या सोच के किया। आतंकवाद तो अगर मैं आपके दर्शकों से अगर बताऊं, ये जब से सृष्टि बनी है तब से आतंकवाद है। धर्म और अधर्म की लड़ाई हर युग में चलती है। और इस युग में जो ये आतंकवाद है, अगर आप देखें 1000 वर्ष पूर्व जब तुर्क और वो अब आक्रांत आए थे, तो वो क्या था? वो तो ये बताया जाता है जब वो क्या नादिर शाह था, वो तो जहाँ जाता है गांव में मार करके उनकी मुंडी काट करके जलाते थे कि हमारे को रात को चलने में आसानी हो। फिर अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने क्या किया, पोर्चुगीज ने क्या किया। आतंकवाद एक आज के युग में इसकी अलग परिभाषा है, बिकॉज आजकल हम अवेयर हो गए हैं, आजकल मोबाइल आ गया है, एवरीवन इज अवेयर, तो हम इसको ज़्यादा नज़दीकी से देख पा रहे हैं। और जो पाकिस्तानी आतंकवाद है, ये देखिए 71 के बाद आया। ये कैसे आया? इस्लामिक आतंकवाद तो दुनिया में मचा हुआ है। जब से ये पहली बार राजा दाहिर की बेटी को ले गए थे उठा करके, ये जो आतंकी आए थे। और आज जो पाकिस्तानी जो ये आतंकवाद है, ये आया 1971 के बाद में, जब इनको लगा कि भारत को हम युद्ध में नहीं हरा सकते, मिलिट्री वॉर्स में नहीं हरा, तो इन्होंने एक आपने भी सुना होगा, टू ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, सुना होगा आई एम श्योर। जियाउल हक का था, उसने ऑपरेशन टोपैक एक नाम था। अगर आज के युवा, आप बड़े विद्वान हैं, बड़े नॉलेजेबल हैं, जरा टाइप कीजिए ऑपरेशन टोपैक, TOPAC, और देखिए क्या था। उसमें पूरी रणनीति थी कि भारत के अंदर किस प्रकार से आतंकवाद फैलाया जाए और किस प्रकार इस्लामीकरण किया जाए। भाई पाकिस्तान तो यही चाहता था, धर्म के नाम पे पाकिस्तान बना था, और किस तरह वो करते चले गए। और दुर्भाग्य से सबसे बड़ी बात यह है, 71 के बाद 90 में, अब देखिए, अब देश को तय करना पड़ेगा।
मैं कोई किसी राजनीतिक पार्टी का वो तो व्यक्ति हूं नहीं। मेरी विचारधारा जरूर भारतीय जनता पार्टी जो मैं कहता हूं, क्योंकि राष्ट्र की प्रथम की चिंता करते हैं वो लोग। बट आप देखिए कि 71 से लेके 90 तक जब कश्मीर के अंदर एक दिन में तो मिलिटेंसी आई नहीं। बिल्कुल। ये मलिक का नाम आप सब जानते हैं, देश के प्रधानमंत्री, हाँ उससे पहले वहां के चीफ मिनिस्टर उसको घर बुला के चाय पिलाते हैं जब 4 हत्याएं करने के बाद। सेना चिल्लाती रह गई। अब सेना की अपनी गरिमा है, सेना का अपना काम है, सेना के अलग कानून है, हमारी ट्रेनिंग एक अलग है, हमारे देश की एक अलग तरीका है। हम कभी पब्लिक डोमेन में नहीं आ सकते। आज भी सेना नहीं आती है। कोई जबरदस्ती सैनिक को बैठा दे कि तू मेरी महिमा मंडन कर, तो भी वो नहीं करेगा। वो वही बोलेगा हमारी ट्रेनिंग है कि मैं यही करूँगा, और ये गर्व है कि मैं एक सैनिक रहा हूँ। तो ये इस तरह जब वहाँ पर कश्मीर में हुआ और उस आतंकवादी को चीफ मिनिस्टर बुलाता है, उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री। लोग बहुत सारे कहते हैं कि हमारे कनौज साहब आप जब बातें कहते हैं तो अच्छा नहीं लगता। अरे भाई, हाथ कंगन को फारसी कर, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जब एक आतंकवादी को प्रधानमंत्री जो 4 सैनिकों का हत्यारा, उसको घर में बुला के चाय पिलाता, हवाई जहाज से बुलाता, हाथ मिला करके फोटो खिंचवा करके वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है, तो मैं तो मेरा दुर्भाग्य मानता हूं कि ऐसे भारत में प्रधानमंत्री रहे हैं। मतलब आपको कहीं सैनिकों के प्रति कोई संवेदनशीलता थी क्या देश में? नहीं। और यही कारण था कि 90 के अंदर आपके 5,000, 5 लाख, 5.5 लाख आपके कश्मीरी पंडितों को रात को घर छोड़ना पड़ा। और वहां से शुरू होती है आतंकवाद की। और वो आतंकवाद एक हमला नहीं है। उस समय क्या था? उस समय सिर्फ वो करते थे मिलिट्री टारगेट्स, गाड़ियों को नहीं करते थे, कोई आदमी 2 में। धीरे धीरे प्रोग्रेसिव चला, फिर इन्होंने बड़े हमले शुरू किए, फिर उनके फिदाइन आए, फिर एक दौर आया जहां पर उन्होंने लोकल टेररिस्ट जब समझने लगे कि पाकिस्तान का गेम है, फिर पाकिस्तान आर्मी ने अपने जो सैनिक थे, भूतपूर्व सैनिक और कुछ इंटेलिजेंस वाले, उनको भेजने लगे। जब वो पाकिस्तान के वो लोग डर गए तो फिर उन्होंने अफगान से किराए मंगाए। आप जानते हैं ना, ये किराए में मिलिटेंट्स मिलते हैं। फिर उन्होंने अपनी जेलों से क्रिमिनल्स को छोड़ा कि तू यहां तेरा आजीवन कारावास है, तू बाहर जा, ये इतने पैसे मिलेंगे। और वहां तेरे को, आपको पता ही है इस्लामिक आतंकवाद में क्या हुरों का एक प्रचलन होता है कि वहां जाओ, कश्मीरी लड़कियां हैं और तुम जिसको मारो, जैसे कूटो, जिंदे बच के वापस आ गए तो तुमको इतने करोड़ का पैकेज मिलेगा। तो ये अलग अलग रूप में आया है। मारने का जो आपने कारण पूछा, फिर जब ये सारी आतंकवाद सारे खत्म हो गए, फिर पाकिस्तान भी बड़ा हताहत हो गया। आपने अभी सुना होगा, मैं आपको बता दूं कि जब ये 90 के आसपास जब आतंकवाद शुरू होता है, मेरे कश्मीर में दौरे रहे हर युग में। 2002 तक तो फेंस नहीं थी, दर्शकों को पता होना चाहिए। जो आज आप चर्चा करते हैं कि फेंस बॉर्डर पर है, कई लोग पूछते हैं इतना RDX कहाँ से आया। अरे भाई साहब, एक बात बताओ, जो बॉर्डर पे बैठा वो आपका ही बच्चा है, वो आपका ही किसी का चाचा लगता है, वो भगवान थोड़ी है, वो भी आप में से एक है। कभी सर्दी रात में आपने -30 डिग्री देखा है? नहीं देखा होगा। और आप तो थोड़ी सी बर्फ गिरती है, ठंड गिरती है, उसमें कुड़ रजाई घूमते हो, हीटर लगाते हो, वो बेचारा हीटर नहीं लगाता है, वो कपड़े पहन के बंदूक के साथ खड़ा है, इंसान है वो, पर उसकी भी तो आंखें ही हैं। और उस बॉर्डर पे क्या दिखेगा? वो जंगल, बारिश गिरे तो वो मुंह पोंछता रहेगा, अब बंकर में रहेगा तो बाहर क्या देखेगा? तो परिस्थिति बहुत कठिन है। वो आप में से ही एक है। और उन सैनिकों के जो जितना कठिन काम होता है, मैं फेंस की बता रहा था आपको, तो सैनिक इतना आसानी से नहीं बॉर्डर पे नौकरी करता है। लगता होगा आपको बहुत सारे बड़े बड़े, और जो आप दिल्ली, कलकत्ता, जयपुर में देखते हैं ना वर्दी, भाई साहब वो एक्चुअली हमारा सैनिक जीवन नहीं। सैनिक जीवन वो है जहाँ रोटी भी मिलने में रात को बर्फ गिर रही है। राजस्थान में जाइए 50 डिग्री में, आप तो घर में बैठे ना AC में, कहाँ? फिर भी अगर AC चला गया तड़पते, हाय सरकार को गिरा दो, मोदी बुरा, गालियां देना शुरू कर। आप सोचो कितनी कठिन परिस्थिति होती है। वो बारिश में खड़ा है, वो बर्फ में खड़ा है, वो 40 डिग्री टेम्परेचर में खड़ा है, और खड़ा ही नहीं है, उसको जिम्मेवारी है, चौकन्ना है, उसको देखना है आगे। और आंधी आ जाए तो क्या दिखेगा आप बता दो आंधी में? और जब बर्फ गिरती है तो क्या दिखेगा? आप तो मजे लेने जाते हैं ना देखने कि चलो पहलगांव, इट्स गुड, आपका राइट है, मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं होना चाहिए, पर आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। तो ये जो पहले और भी स्थिति थी, ये तो 2002 में जब कारगिल युद्ध के बाद में देश ने महसूस किया। और मैं मानता हूं वाजपेयी साहब थे प्रधानमंत्री उस समय, उसके बाद थोड़ा आर्मी के लिए एक बदलाव की आंधी आई कि यार सैनिक अकेला बॉर्डर पे खड़ा आदमी इंसान है, वो बहादुरी है वो, पर वो बहादुर को तुम मरवा क्यों रहे हो?
इसलिए फिर फेंस आई तो भी वो फेंस को काट के घुसने लगे। जब फेंस को इलेक्ट्रिफिकेशन किया हमने तो वो उन्होंने टनलिंग कर दी। आपने देखा है हमास की स्टाइल में टनल गड्ढे खोद करके आने लगे। और जब टनल्स के लिए भारतीय सेना ने कुछ किया तो आजकल ऊपर आपने देखा ये ड्रोन के मार्फत वो हथियार वगैरह लेके आते हैं। तो इस प्रकार की जो चीजें होती हैं तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। अब मारने के कारण मैं आपको बताऊं, मारने का कारण उनका सिंपल है कि यहां पर लोगों को इतना डराया जाए कि सब कश्मीर से सब लोग भाग के चले जाएं, उनकी सरकार में उनका विश्वास टूट जाए। पर मैं धन्य हूं हमारे भारत के नागरिकों को, कश्मीर मेरे भाइयों को, मैं जो बिल्कुल डटे रहे। और जो अभी हादसा हुआ, यस आप सही कहते हैं, इसके अंदर बड़ी गंदी मानसिकता थी। क्योंकि देखिए पाकिस्तान हताहत हो चुका है, पाकिस्तान बलूचिस्तान टूट रहा है। सिंध के अंदर आपने देखे 3 दिन पहले वहाँ पर गृह युद्ध हो गया है। जो तहरीके तालिबान है, तहरीके तालिबान आपको पता कि आधी जगह उन्होंने अपना कब्जा कर रखा, अफगानिस्तान लोगों ने मिल करके। तो पाकिस्तान की हालत ऐसी ही थी। और पीओ के लिए हम दबाव बना रहे हैं हमारी सरकार की, पीओ के खाली करो, भाई दबाव तो बन ही रहा है। उस बीच जैसे हम युद्ध में बताते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये सैन्य अधिकारी है। देखिए पाकिस्तान एक ऐसा देश है, पाकिस्तान के पास सेना नहीं है, भारत के पास सेना, अमेरिका के पास सेना है, पर पाकिस्तान की सेना के पास देश है। ये एक विचित्र विडंबना है, ये प्रैक्टिकलिटी है। तो उनको लगता है जब वो मन चाहे वॉर करते हैं, मन चाहे नुकसान करते हैं, चले जाते हैं। अब हुआ क्या, देखिए जब 2014 मोदी जी आते हैं 2014 में मेरे ख्याल से, बिल्कुल उसके बाद कुछ स्थिति बदली है। बहुत सारे लोग होंगे जो राजनीतिक लोग हैं, कांग्रेस वाले तो मेरे ख्याल से मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, पर भाई साहब देखिए सच्चाई कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है, राष्ट्र की बात है। क्योंकि जो सैनिक वहां बॉर्डर पे खड़ा वो आपका बच्चा है, आपका बेटा है, आपका भाई है, आपका किसी का पति है, आपका कोई भाई बहन है। तो सच्चाई है कि आप भी जानते हैं, शायद आपके बचपन में तो नहीं रहा होगा, आपसे जो बड़ी आयु के हैं, जो 40 वर्ष के आसपास हैं, जब वो बच्चे रहे होंगे तो 90-80 के दौर में बाहर बच्चा जाता था तो कहते थे बेटा किसी अननोन जगह को हाथ मत लगाना, चीज़ को, ठेला पड़े हो तो पड़े रहने देना, टिफिन हो तो पड़े रहने देना, ऐसी कहावतें चलती थी। कोई दिन नहीं बचता था जहां देश में, आज इस शहर में, कल उस शहर में बॉम्ब ब्लास्ट, और जयपुर में आपने खुद ने देखा है। तो ये जो परिस्थिति थी जो आतंकवाद की देश के अंदर, ये बदली अभी आगे, और अभी इस कदर तक बदल गई कि जब ये प्रेजेंट मौजूदा सरकार है, इन्होंने कहा टेरर टॉक्स कैन नॉट गो। इससे पहले इन्होंने बोला 0 टॉलरेंस फॉर टेरर 2014 के आसपास। फिर आपने देखा उसके कारण काफ़ी स्ट्रिक्ट हुई, सेना को भी साजो सामान मिला, बॉर्डर एरियाज में भी सड़कें जाने लगी, टनल्स बनने लगी, फेंस पूरी तरह इलेक्ट्रिफिकेशन होने लगा, और मॉडर्न इक्विपमेंट आने लगा। क्योंकि आदमी जरूरी है, बट बिना इक्विपमेंट क्या करेगा। तो ये बदलाव आए, पर जो मानसिकता में बदलाया कि अब उग्रवाद अगर कोई हमला करेगा हम उनका जवाब देंगे। 2008 आप सबको याद है मुंबई में क्या हुआ था, याद है ना? याद कराऊं, मैं याद करा दूं कुछ बच्चों को जो शायद इस चीज़ से 2008 में जब हमारी भारतीय सेना ने 2002 के आसपास पूरी फेंस बना ली, पूरा डिप्लॉयमेंट। देखिए इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, कोई भी चीज़ का सुधार होता है। जब ये सारी चीज़ें हुई तो इन्होंने सोचा कि अब मुंबई वाली जैसी जगह चलते हैं, अब इनके फौजी काबू नहीं आएंगे, उनके उस सॉफ्ट टारगेट को करते हैं। आपको याद होगा सैकड़ों की संख्या में हमारी वहाँ हत्याएं की उन्होंने। और सबसे बड़ी बात, जब उसका बदला लेने के लिए पब्लिक डोमेन में है, हमारे एयरफोर्स चीफ उस समय थे, उन्होंने जाके गवर्नमेंट को बोला है कि भाई वी आर रेडी टू स्ट्राइक एट एनिमी। गवर्नमेंट ने मना कर दिया। शायद उस समय मनमोहन सिंह जी थे प्रधानमंत्री, बिल्कुल वही थे ना? हाँ, और शायद एक वो इसने अमेरिकन राष्ट्रपति ने किताब लिखी है, उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि जब उन्होंने मनमोहन सिंह जी से पूछा कि भाई मनमोहन सिंह जी आप ये बताओ कि आपने पाकिस्तान को सज़ा क्यों नहीं दी, तो बोला अगर हम दे देते तो हमारे राजनीतिक विरोधियों को इसका फ़ायदा हो जाता। तो मानसिकता तो गड़बड़ थी ना। अब भाई देखो, आप कांग्रेस हो या बीजेपी हो, प्लीज़ आई डोंट केयर, बट सच्चाई यह है कि जो भी देश का नेतृत्व था उसने ऐसा किया। अब बदलाव आता है 2014 में। मैं 99 की एक बात और बताऊंगा आपको जान के, और देशवासियों को, देखिए हर व्यक्ति को हर बात नहीं पता होती। आपको पता है कारगिल युद्ध से पहले
हम सैनिक जो मर जाते थे, वीर गति को प्राप्त, हम शहीद नहीं होते। आप जानते हैं इस बात को? शहीद शहीद चिल्लाता रहता देश। अरे शहीद तो साला धर्म के लिए होता है, हम राष्ट्र के लिए अपना जीवन बलिदान करते हैं। और सेना वीर गति को प्राप्त इस्तेमाल करती है, वीरांगना करती है, जो उसकी धर्म पत्नी होती हैं, वो कभी विधवा नहीं होती है, सैनिक की बीवी। आप समझ रहे हैं? शहीद वाला भी थोड़ा सा डिटेल में बताइए। मैं बताऊंगा आपको, पहले मैं शहीद पे आप बाद में पूछिएगा, पहले मैं आ गया हूं। मैं शहीद क्यों नहीं होते? शहीद इस्लाम धर्म में होते थे, जो इस्लाम धर्म को बचाने के लिए लड़ते थे। मार्टियर जो क्रिश्चियनिटी में, जो क्रिश्चियन धर्म के लिए लड़ते थे। भारत में कोई धर्म के लिए लड़ने की प्रथा नहीं है, धर्म और अधर्म है। और वीर गति को प्राप्त हुए हम लिखते हैं, या हम लिखते हैं किल्ड इन एक्शन। एक्शन, वो योद्धा कहलाता है, वो शहीद नहीं। पता नहीं कौन सी आजकल मानसिकता है, हर सैनिक के पीछे शहीद। अरे भैया हम शहीद नहीं है। और क्यों होंगे हम शहीद? हम देश मां भारती के पुत्र हैं। और हर बेटा भारत माता का जो वर्दी पहनता है वो मां भारती का बेटा है, अपने देश के लिए अपने बलिदान देता है, और हम उसको वीर बलिदानी कहते हैं। आई बात समझ में? बिल्कुल। हम कहीं और चर्चा कर रहे थे। 1999 का आप बताएं। 99 की बात है। आप देखिए उस समय क्या होता है, जब भी कोई सैनिक होता था, आपको जान के दुख होगा कि उनके घर पे बस सिर्फ जैसा अंतिम संस्कार फौज करती थी, अगर कोई बर्फ के इलाके में है तो जो किया जाए उनके एक वो जो धर्म के हिसाब से, जो मान्यता के हिसाब से होता, वो घर आते थे। ये तो हालत देश की थी। आपके डिफेंस मिनिस्टर कहते थे खड़े होकर के, हमारे पास पैसे नहीं हवाई जहाज खरीदने के लिए, पार्लियामेंट में। वो जो साउथ इंडियन थे, मैं नाम भूल गया उनका, जो साउथ इंडियन ड्रेस में रहा करते थे, उन्होंने कहा था हमारे पास पैसे नहीं है। यानी डेड बॉडीज घर नहीं आती थी? नहीं आती थी। आप मान सकते हैं आज के युवा, जो वहीं का वहीं, उसकी बीवी ने मुंह नहीं देखा तो उसको वो लोटे में, और वो भी हिंदू के आते थे, पर जो दूसरे धर्म के होते हैं उनको तो रीति रिवाज ही नहीं होता है। हमारे तो चलो उनको तो वहीं दफना दिया जाता था। तो ये देश की हालत थी। और जब 99 में ये वाजपेयी साहब की सरकार आई थी, इसी मैं क्यों इन चीज़ों की आपसे जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि आप बोलोगे तो आपका तो बहुत सारे हैं विरोधी। मैं कह रहा हूँ भैया लाइए ना सामने। उसके बाद पहली बार सरकार ने कानून बनाया कि कुछ भी हो जाए, सैनिक को उसके जन्म स्थान, जहाँ उसके माता पिता, जहाँ उसकी वाइफ बच्चे हैं, उनको वहाँ ले जाया जाएगा सम्मान पूर्वक, और उनका अंत्येष्टि की जाएगी। पहले नहीं था ये। आप बताओ, वो कश्मीर और राजकीय सम्मान के साथ में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अब किया जाएगा। ये बातें देखिए, बदलाव देश में आया है एक दिन में। बहुत सारी कमियां आज भी हैं, वो आगे आपसे डिस्कस करेंगे हम, पर ये बदलाव आया। और देखिए इसके बाद जो बदलाव मैं आपसे बात कर रहा था, 2008 के बाद बहुत सारा देश में बदला है, लोगों में जोश आया। शायद आपकी पीढ़ी वाले लोग आगे और उन्होंने महसूस किया कि नहीं, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आपने वैसी सरकार बनाई, और सरकार ने भी वही बोला कि जीरो टॉलरेंस फॉर टेरर, जीरो किया। उसके बाद जब पहले क्या हमला किया, गवर्नमेंट्स क्या करती थी भाई, फौज तो पाकिस्तान में नहीं घुस सकती ना, वो तो अपने देश में ही कर सकती है। बिल्कुल। बड़ा हमला हुआ, मुंबई देखेंगे, बात करेंगे, डोजियर देंगे, ये करेंगे। थोड़े दिनों में जिनका सिंदूर पूछना था वो पूछ गई बेचारी, वो गाँव में ज़िंदगी कहाँ बसर कर रही है। ये सब झूठी बातें देशवासियों। जिन माताओं ने, जिन बहनों ने अपना सिंदूर देश के लिए खोया है, चाहे युद्ध में खोया हो, पर वर्दी में खोया है ना, मैं आज भी आपसे कहता हूं, देश में कानून नहीं है उनको अनुकंपा नौकरी दिए जाने का। अगर आप मेरे से सहमत हैं, आप मेरा सहयोग करें और इस देश की पॉलिटी पे दबाव बनाएं। जब ऑपरेशन सिंदूर की बात हो रही है, तो जिन्होंने अपना सिंदूर खोया है वर्दी में रहते हुए, उसको एक देश को परिवार चलाने के लिए, बच्चे पालने की अनुकंपा नौकरी बातों में मत देना, वरना राजनीतिक व्यक्ति बड़े गुरु होते हैं, नारे लगाएंगे, तिरंगा लेंगे, पर 5 दिन बाद वो वीरांगना कहीं खो जाती है। इसलिए कानून बनवाइए, और अगर आप कर सकते हैं एक सैनिक की मदद, तो आज के बाद नरेंद्र मोदी साहब, आपसे भी मेरा आग्रह है, क्योंकि आपके पास तो ये बातें पहुंचती नहीं होंगी, बड़ी बड़ी जिम्मेवारी है, और आपने इस ऑपरेशन सिंदूर में हमारा सबका साथ दिया, जिस प्रकार भी सैनिकों का मनोबल बढ़ाया, हम
धन्य है कि आप जैसे व्यक्ति हैं, पर उन्हें सिंदूर जिनका पूछ गया उसके लिए कानून जरूर बनाए देश, क्योंकि कानून बनेगा तभी उसकी नौकरी मिलेगी, अनुकंपा नौकरी। और ऐसा नहीं है कि ये फौजी मैं कोई स्पेशल कह रहा हूं, बाहर जब भी कोई सरकारी कर्मचारी की मौत होती है तो उसको अनुकंपा नियुक्ति मिलती है ना, तो सैनिक के साथ ऐसा अपराध क्यों? आपको पता था सैनिक की कोई कानून नहीं है? नहीं, मुझे जानकारी नहीं थी। मैं आज बता रहा हूं देश को। नहीं, लेकिन सैनिकों से ऐसा एक्सपेक्ट करती है जनता कि उनकी शहादत को तो वो उनका कर्तव्य मानते हैं। अरे तो ठीक है, हम तो चले गए, वो तो तिरंगे में, वो तो सम्मान, पर वो जो जिसका सिंदूर गया वो कैसे घर चलाएगी? अब बातें तो बड़ी बड़ी, उनको शॉल पहनाएंगे, बुलाएंगे, जब कोई आपको नौटंकी करनी होगी हिंदुस्तान में सारे सैनिकों को बुलाओ। अरे वो शॉल का क्या करे बेचारी, उसको बच्चे पालने हैं। तो ये अनुकंपा नौकरी जब बाकी नौकरियों में देते हैं तो इस नौकरी में भी सैनिक के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मेरी मांग है। और ये मेरा राजस्थान में मेरा ये मैंने करीब 7-8 साल आंदोलन किया था इसके लिए, और धन्य हो राजस्थान सरकार ने। पर राजस्थान सरकार तो राजस्थान के नागरिकों के लिए ये कानून बनाया उन्होंने, धन्यवाद गहलोत साहब। आपने हमारा जो सवाल चल रहा था क्या सोच के मारा, इस बार मैं इस पे यहीं आ जाऊं कि उन्होंने 2 चीज सोच के मारी, जो मेरे को लगता है कारण तो हजारों हैं। देखिए, कारण एक स्ट्रेटेजिक लेवल होता है, एक टेक्टिकल लेवल होता है, एक ऑपरेशनल लेवल होता है, एक ये 3 लेवल पे चीजें की जाती हैं। अब प्रधानमंत्री महोदय क्या सोचते हैं, सेना सीनियर सेना क्या सोचती है, जमीनी लेवल पे क्या सोचते हैं, तीनों अलग अलग हैं। उसी तरह पाकिस्तान आर्मी और टेररिस्ट दोनों एक हैं। आप अब 2 मत समझिएगा प्लीज। जो आपने देख लिया 8 तारीख को जब दिन में जनाजों में 15 जनरल्स पाकिस्तान के उन टेररिस्ट के जनाजे में खड़े थे, आपने देख लिया ना वो। तो आप ये उसी तरह उनके अलग अलग एम थे। मैं ये मानता हूं कि जो स्ट्रेटेजिक एम था वो उनका ये था कि भारत जिस प्रकार से उन्नति कर रहा है, भाई इकोनॉमिकली हम अच्छा कर रहे हैं, हमारी सरकार स्टेबल है, युवाएं हम अच्छा काम कर रहे हैं, साइंटिस्ट बहुत अच्छा कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, बॉर्डर एरियाज़ में डेवलप हो रहे हैं, मिसाइल टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, सेनाएं भी बड़ी मॉडर्न हो रही हैं। तो वो स्ट्रेटेजिक लेवल पे हमारी इस प्रोग्रेस को रोकना चाहते थे, राइट? बिल्कुल। अब नीचे पॉलिटिकल और टेक्टिकल, वहां मैं मानता हूं वो 2 चीज करना चाह रहे थे कि देश के अंदर कश्मीर जो सुधर रहा था, जो आपने कहा था कि वहां क्या टूरिज्म बढ़ रहा था, तो वो नहीं चाहते थे कि कश्मीर के अंदर जो एक शांति आई है 370 हटने के बाद आई, जिस प्रकार से वहां लोग बाग अपना जीवन चला रहे थे, तो वो यकीनन हिट करना चाह रहे थे कि जो आम कश्मीरी है, जो अपना जीवन अच्छा बना रहा है, जो आतंकवाद से दूर आ गया है, जो खुशहाली की तरफ बढ़ रहा है, उसको। और जो ये हमास वाली जो कैटेगरी की धर्म पूछ करके, कपड़े निवस्त्र कर करके, नील डाउन करके जो मारा, ये इनकी मानसिकता थी कि धर्म के आधार पर भारत में गृह युद्ध करवाने की इच्छा, कहीं मंशा थी उनकी। और इस तरह बहुत सारी मंशाएं हैं, अपने टेररिस्ट को लोगों को, राजनीतिक लोगों को लड़ाओ, हिंदुस्तान में गड़बड़ कराओ। और यही नहीं, अब इसके आगे भी एक लेवल है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। बांग्लादेश जैसे के अंदर इस समय गड़बड़ हो रही है, वो विषय दूसरा है। तो देखिए, भारत कोई भी व्यक्ति जब प्रोग्रेस करता है वो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरता है, और हमें तैयार रहना है, मैं मानता हूँ। तो ये जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, इसमें आप जो लोकल लोग हैं वहाँ के, उनका इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि ऐसी चर्चा हो रही है कि बिना लोकल के इन्वॉल्वमेंट्स के इतना बड़ा आतंकी हमला संभव नहीं था। मैं देशवासियों को एक बात बताना चाहूँगा। अच्छा, वैसे एक बात बताओ, जयपुर में दिन में कितने मर्डर होते हैं? कई होते होंगे। कितने? नहीं अंदाजा, आप युवा है, आप इतने ज़्यादा तो नहीं होते, लेकिन कुछ तो फिर भी होंगे, 2, 4, 5। बिल्कुल। अगर कश्मीर में 2 आदमी मारे गए, वो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा मार दिए गए, तो उस पर तो पूरी हिंदुस्तान हिला हुआ है, सब नागरिकों को बदनाम। जब यहाँ कोई आपके यहाँ मार दे तो आपके बस में है क्या कोई बंदा मार दे किसी को? तो आदमी क्या कर सकता है? ये कमरा है ना हमारा, इस कमरे में एक बंदूक वाला आ जाए तो क्या करोगे आप? मैं तो चलो फिर भी सैनिक हूं, उसको एम्पावर करने की करूंगा, कुछ ज्यादातर क्या करेंगे? ऑब्वियसली आप हेल्प, आपने ट्रेन नहीं है आप। वही हालत कश्मीर वालों की है। पहली बात तो सारे कश्मीरी इन्वॉल्व नहीं है, प्लीज।
हमने वहां जीवन देखा है भाई। आप सोचिए कश्मीरी या कश्मीरी जो पहाड़ियों में रहते हैं ना, वो गुजर बकरवाल है। आपको पता है एक ऑपरेशन हिल काका था, युवा लोगों के लिए मैं बता रहा हूं, ऑपरेशन हिल काका शर्प विनाश, आप टाइप करें प्लीज एंड रीड अबाउट दैट। उसके अंदर आपको नहीं पता होगा, वहां के जो गुजर बकरवाल थे करीब 150 से ज्यादा फौज ने इकट्ठे किए वॉलेंटियर्स को, उनको हथियार दिए और उन्होंने आतंकवादियों को मिनी कारगिल नाम की एक ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन सर्प विनाश, ये राजौरी पुंछ में था। 37 गुजर बकरवाल मारे गए थे, 4 महिलाएं मारी गई बंदूक के साथ फायर करते हुए। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि सारे समर्थन करते हैं? वो गुजर बकरवाल तो हमारी आंख और कान है फौज के, प्लीज अंडरस्टैंड। तो ये जो यहाँ बैठ कर के जो, ठीक है आपको पूरी नॉलेज नहीं है, मेरे जैसे व्यक्तियों का काम है आपको बताना, पर आप मानिए 37 आदमी, और उस ऑपरेशन में 37 ही फौजियों का बलिदान हुआ, 37 ही इन कश्मीरी गुजर बकरवाल का हुआ। और उस समय मैं सीईओ था, मेरा ऑपरेशन में हिस्सा नहीं था क्योंकि हम दूसरी तरफ फोर्सेस थे। तो अगर ऐसी बात है तो आप एक ब्रश में नहीं कर सकते। यस, समर्थन बिना मैं आपके ऑफिस में ही नहीं आ सकता। मैं आपको फोन करके आया ना, बाहर भी पूछा भाई साहब ये घर किसका है, तो कोई भी अनजान व्यक्ति लोकल तो करेगा नहीं, गांव में जाकर पकड़ा जाएगा। पर मैं भाषा बोलता हूं हिंदी, भाई साहब किधर जाना है, तो ऑब्वियसली उनके सपोर्टर्स हैं। पाकिस्तान तो 47 से इस फिराक में लगा है। जासूसी क्या होती है? यही तो होती है। अभी भी जासूस पकड़े गए ना, ऑप सिंदूर के बाद करीब 21 जासूस पकड़े गए। तो ये कहानी हर जगह जासूस होते हैं, गाइडेंस होती है। यहां भी तो क्रिमिनल्स हैं साहब। वो अभी कल मैं न्यूज़ पढ़ रहा था कि एक को कौन सा पापला नाम का एक कोई आतंकी था, वो जो जिसने पुलिस स्टेशन पे ही हमला कर दिया था ना, तो उसको भी पुलिस स्टेशन में कोई पुलिस वाला लेके गया होगा, कहाँ क्या किया, हथियारों को गायब कर दिया। तो ये है, बट लोकल सपोर्ट थोड़ी बहुत होती है। बट कश्मीर एट लार्ज मैं ये बता सकता हूँ वो समर्थन नहीं करते। इस हमले के बाद में जम्मू एंड कश्मीर में पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी नुकसान हुआ है। अब लोग वहाँ जा नहीं रहे हैं, पहले करोड़ों की तादाद में लोग जा रहे थे लेकिन अब नहीं जा रहे हैं। तो वहाँ के जो लोकल्स लोग हैं और शॉपकीपर्स हैं उनको भी बहुत नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे देशवासियों को? देखिए इसमें दो बातें हैं। मैं क्योंकि फौजी हूँ, मेरा धर्म हिंदू है, बाई कास्ट मैं सैनिक हूँ, मेरी जाति सैनिक है। मैं आपको ये बता दूं कि देखिए दो किस्म के लोग हैं, दोनों दो एक्सट्रीम पोल्स हैं हिंदुस्तान में। बहुत सारों को मैंने चर्चा सुनी कि वहीं क्यों जाते हो आप, हिमाचल जाओ, दूसरे जगह जाओ, हम हिंदू हैं, हम ये हैं, हम ये हैं। मैं उसका समर्थन नहीं करता। भाई देशवासी हैं, जिसकी इच्छा है वहाँ जाओ। और जो कश्मीर वाले हैं, यकीनन आप मानिए, जब वहाँ सब कुछ, वो लोग 40 साल से इससे प्रताड़ित थे, उनको एक सांस लेने का मौका मिला, 370 हटा। मैं वहाँ जाता रहता हूँ, जैसे मैंने बताया, टूरिस्ट जाने लगे तो उनको भी उम्मीद बढ़ी ना। अब ये साजिश है कि उन लोगों को वापस फौज के खिलाफ कर दो, क्योंकि अब धंधा नहीं होगा तो क्या करेगा बेचारा, भूख मरता, बच्चे को रोटी तो खिलानी है ना। उन्होंने मिलिटेंट्स बनाना भी आसान होगा फिर बेरोजगार। देखिए अगर आप बेरोजगारी पैदा करोगे तो बच्चा शाम को, आप यहाँ अगर पॉडकास्ट में बैठे हैं, अगर आपको कुछ फाइनेंशियल इनपुट नहीं होगा तो आप कैसे चलाएंगे? तो ये उनकी साजिश है दुश्मन की, कि जब मैंने कहा ना भारत अच्छा कर रहा है तो डुबो दो इसको। अब वो बेचारे जो लोग हैं, मैंने कहा ना हमारे साथ तो वही घूमते हैं यार। जयपुर जैसे शहर में, आप किसी भी शहर में चाहे जितनी फौज लगा दो, अमेरिकन जैसी आर्मी वियतनाम में लगी थी ना, मुंह की खा के भागना पड़ा था, मतलब मोस्ट पावरफुल। श्रीलंका में हम गए थे ना, बड़ी मुश्किल से निकल के आए। अफगानिस्तान में अमेरिकन गए ना, किस तरह दुम दबा के भागे। तो सेना आप चाहे जितनी लगा दो, अगर नागरिक आपके साथ मेजॉरिटी नहीं है, आप वहां नहीं रह सकते। और क्योंकि फौज इतने साल से वहां है, एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, तो मैं मानता हूं लोग साथ में हैं। अब वो तो तंत्र का काम है। अब देखिए जो धार्मिक आधार पर बंटवारा करते हैं ना, उनसे मेरा आग्रह ही हो सकता है कि भाई आपकी नॉलेज इधर की है, उनकी नॉलेज इधर। और देश देखिए जैसा भी हमारा है, ऐसा है जहाँ सबको अधिकार है।
आपके कहने से ये जहर घोलने का काम नहीं होना चाहिए। एक और जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि जो आतंकवादी आए उनको अभी तक पकड़ा नहीं गया है। विपक्ष भी इसको लगातार मुद्दा बना रहा है कि अरे अटैक तो कर दिया पाकिस्तान। भारत के विपक्ष का नाम ही मत लो, इनकी तो मत मारी गई है, मत मारी गई है। नहीं, लेकिन फिर भी आप अरे मत मारी गई है, छोड़ो इनका, पर आप नागरिकों का सवाल करो। अरे ये तो वो लोग हैं जो कल कह रहे हैं कितने हवाई जहाज गिरे, इनको शर्म नहीं आती? अबे ऑपरेशन हो रहा है, कोई मजाक हो रहा है? तुम शर्म कर लो कुछ। अरे जो खबर लेनी है बाद में लेना ना। अरे ये तो वो गिरगिट है साहब। सुनिए, ये लोग सेना से सबूत मांगने वाले लोग हैं। अरे ये तो मेरे को लगता है जो हमारी बहनें जिनका सिंदूर गया ना, उनका बस चले तो उनको भी ये सवाल करना शुरू कर देंगे। बट यस, आपका सवाल जो है, सवाल क्या है रिपीट करें वापस, मैं सबके लिए बताना चाहूंगा। सवाल ये है कि जो आतंकवादी थे उनको अभी तक पकड़ा नहीं गया। वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है। आतंकवादी है, क्यों नहीं पकड़ा गया? भाग गया। कहां भागा? आपके यहां पुलिस रोज कितने चक्कर काटती है शहर में, कितने क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए कितने चक्कर काटती है भाई साहब? काफी चक्कर लगाती है, और कई क्रिमिनल तो पकड़े ही नहीं जाते हैं। तो आतंकवाद भी तो साला, वो तो और मोर ट्रेंड है, सारे उसके पास टेक्नोलॉजी है। कोई वो भगवान नारद जी का जमाना तो रहा नहीं कि वो प्रकट हो गए और उनके सामने आ गए। भाई मिलिटेंट है, वो क्रिमिनल है, भाग गया है। सेना अपना काम करती है, और वहां पर जब जाकर के आजकल देखिए हाइब्रिड टेररिज्म है। ये क्या है? हाइब्रिड टेररिज्म एक नया टेररिज्म आ गया आजकल। मैंने वही कहा, इससे प्रोग्रेसिव। हाइब्रिड में क्या करते हैं वो टेररिस्ट वैसे सामान्य आदमी नजर नहीं लगा के घूमता है कि उसकी, जैसे वो पुरानी फिल्मों में एक गुंडे का यहां तिल दिखाया करते थे, याद है? तो टेररिस्ट भी एक बंदूक लेके, आजकल हाइब्रिड वो बंदूक नहीं रखता है, वो काम करता है और बंदूक छुपा देता है और सामान्य नागरिक की तरह घूमता है। शाम को लैपटॉप या व्हाट्सएप या जीत मैट या जो जितनी चैट है उसके मार्फत वो कम्युनिकेट करता है। कई बार घर वालों को पता नहीं लग पाता है, ये लेटेस्ट जो इनपुट है, कि हमारा बच्चा कर क्या रहा है। अब आप तो ये इस तरह की सिचुएशन है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि न तो हम आतंकी हमले को रोक पाए और न आतंकवादियों को पकड़ पाए। बिल्कुल सही बात है। सिक्योरिटी फेल्योर है ये। मैंने कहा ना, बड़ा आसान है किसी पे इल्जाम लगाना। आपके हॉस्पिटल चलते हैं ना हिंदुस्तान में, तो क्या रोज मौतें नहीं हो रही हैं? बताओ ना, नहीं हो रही? क्या हो रही है? फिर क्यों बंद कर दो हॉस्पिटल? आपके स्कूल्स खोली हुई हैं, विद्या के मंदिर है। अब उनमें क्या क्या होता है, विद्या ही होती है कि और कर्मकांड भी हो रहे हैं? तो कर दो बंद। जो लोग पूछते हैं उनसे सवाल कर रहा हूं। तो ये बातें फालतू की बातें। दूसरा ये आतंकवादी हमला मैं मानता हूं रोकना चाहिए। दुश्मन प्रयास करेगा और हमारी सेना उसको रोकने में लगी है, तभी तो बलिदान हो रहा है यार। तभी तो वो आदमी अपना जीवन का, कौन मरना चाहेगा? आप मरना चाहेंगे? और क्यों मरना चाहेंगे? मैं देता हूं 1 करोड़, मर जाओ, कोई नहीं मरना चाहता। वो उसमें अपनी ड्यूटी कर रहा है बेचारा। और देखिए लड़ाई है, धर्म और अधर्म की है। एक तरफ अधर्मी है, एक तरफ धर्म के लिए। ये युद्ध है, चलता रहेगा, कभी कोई ऊपर कभी कोई ऊपर। इस पे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। उनको मारा जाएगा, टेररिस्ट आज नहीं तो कल मरेगा। अब वो बहुत सारी चीजें हैं उसमें। मैं फिर भी ये मानता हूं भारतीय अपनी जो सेना है, भारतीय जो कश्मीर की पुलिस है, कश्मीर की बात कर रहा हूं, वहां के नागरिक हैं, वो बड़े कठिन जीवन में, वो रात को सो नहीं पाते। अब बड़ा उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, मैं आपको बता दूं, बड़ी कुर्बानी दी है। आसान नहीं होता है। यहाँ पर एक ट्रैफिक लाइट पर अगर एक लाइट 10 सेकंड ज़्यादा हो जाए ना, तो आप हॉर्न मार मार के आगे वाले के कान खराब कर देते हैं। आप सोचो वो रोज़ इनमें जी रहे हैं लोग। कठिन है। अपने को अपने सेना पर विश्वास रखना चाहिए और अपने लोगों पे विश्वास रखना चाहिए, और हमें उनके समर्थन में खड़ा रहना चाहिए कि आप बोलो क्या चाहिए देश को। सेना को बोलो ना कभी। मैं आपसे ही कह रहा था सवाल, आपने सवाल तो उठा दिया, कहाँ भाग गए। पर मैं आपसे सवाल करता हूं, जो आज तक देश के जिन वीरांगनाओं ने अपना जीवन, अपने पति को खोया है, किस माँ ने बेटे को खोया है, क्या कभी किसी ने कानून बनाया देश में कि उनको अनुकंपा नौकरी दी जाए? आप सिविल नौकरियों में तो सब करते हैं उनके लिए। क्यों? क्योंकि आप मंत्री के पास बैठते हैं। फौजी का तो वोट भी नहीं लगता बेचारे का, फौजी को तो पता भी नहीं मंत्री कौन है। 30 दिन की छुट्टी आता है, वो अपने बीवी बच्चे को संभाले कि आपके चक्कर में घूमे। आप लोगों ने हर डिपार्टमेंट में नौकरी कर रखी है। आपने की देश ने? हाँ बोलो भैया, की आपने? उस जितनी आज तक 60,000 के आसपास सैनिक जो बलिदान जिन्होंने अपना सेना में दिया है, उनकी बीवी को किसी ने जाके पूछा? नहीं पूछा ना। अरे तो ये पूछने से पहले ये बोलो कि सर बताओ, सेना को पूछो कि आपका दर्द क्या है। वो तो फिर भी कुर्बान हो रहा है अपने। कभी याद रखना,
मैं बहुत बार कहता हूं, जो आपका बेटा है, जो आपका पति है, जो आपका भाई जो बॉर्डर पे खड़ा है, उन परिस्थिति में सेवा दे रहा है, वो अपने बेटे को अनाथ बनाने के लिए तैयार खड़ा है, जिससे कि आपके बच्चे अनाथ ना हो देश में। याद रखना, वो आदमी अपनी बीवी का सिंदूर खुद उसको विधवा बनाने के लिए खड़ा है। मरेगा तो विधवा ही होगी ना, और क्या होगी? हम तो वीरांगना कहते हैं, पर आप तो विधवा कहते हैं ना। किस लिए? जिससे कि आपकी बहन, आपकी माता कोई विधवा ना बने। और आपने कभी पूछा कि जिसके पति चले गए फौज में वर्दी के दौरान, उसके लिए कभी कानून की आवाज उठाई आपने कि मोदी जी कानून बना दो, कोई भी वर्दी में सैनिक जब बलिदान होगा तो उसकी बीवी को हम देखभाल करेंगे, बातों में नहीं, कानून बनाइए और उसको उस जैसी नौकरी। ये बहुत कठिन सवाल है, प्लीज। मैं ये मानता हूं भारतीय सेना से बढ़िया कोई सेना नहीं है, और दैट इज द बेस्ट वी हैव। जो सिंदूर में धूल चटाई है ना पाकिस्तान को, ये भारतीय सेना ही कर सकती थी। लेकिन कुछ लोगों का इस पे भी ये कहना है कि 22 अप्रैल के बाद हमने 7 मई को रिटेलिएशन किया, यानी 15 दिन लग गए इसमें। तो क्या भारतीय सेना तैयार नहीं थी जवाबी कार्रवाई के लिए? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। भाई साहब, घर में बीमार होता है तो पहले दिन ही गला काट देते हो क्या? उसका ऑपरेशन कर देते हो क्या? क्या होता है? पहले देखा जाता है क्या समस्या, बीमार कितना है, बेटा बुखार होगी, ड्रॉप दे दो, फिर भी सर दर्द नहीं गया, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर एक्सरे होता है, फिर तसल्ली करके ही तो आप ऑपरेशन करते हो। या ये थोड़ी है कि सुबह उठे, जय बालाजी, मंगलवार है, चलो प्रसाद लेने, जय बालाजी, क्योंकि प्रसाद लेके आ रहे हो क्या यार? ऑपरेशन है, टाइम लगता है, और दुश्मन को मारना है, आसान थोड़ी होता है भाई। इट टेक्स टाइम। दुश्मन को पता भी नहीं लगना चाहिए, हमारी प्लानिंग है। और यही थोड़ी कि एक गोली चलाई और ऑपरेशन खत्म। मान लो लंबा चला तो कहां से लाओगे संसाधन? वॉर वेस्टेज रेट होती है, लाइक ये युद्ध है, चलो समाप्त हो गया, 20 दिन युद्ध चल जाए तो आपके पास एमुनेशन ही नहीं होगा। क्या मतलब इतना एमुनेशन रखा हुआ है कि आप भंडार भर? नहीं भाई, एक तरीका होता है। तेल आपके देश में इतना है कि 6 महीने तक दुनिया बैन लगा दे, आप तेल खत्म नहीं। बहुत सारी चीजें होती है, प्लानिंग। और सबसे मोटी प्लानिंग है कि टारगेट देखना पड़ता है, कहां पर मारना है। और भारत की देखिए पॉलिसीज में मुझे गर्व है कि मैं भारत में पैदा हुआ हूं। इररेस्पेक्टिव कि हमारी देश की पॉलिटिकल माइंडसेट ऐसा रहा है जो सैनिक का इस्तेमाल तो करता है, और जब सैनिक के वीर नारियों की समस्या की बात आती है ये छलावा करते हैं। सही में नहीं किया। फिर भी भारतीय सेना कभी भी इनोसेंट को नहीं मारती है, कभी भी सरकार जो और नुकसान नहीं किया। टाइम तो लगेगा ना। और दूसरी बात बताओ, क्या हम ढिंढोरा पीट के जाए? आज हमला किया, कल ही पाकिस्तान पे चढ़ जाए? उनका ये भी कहना है कि ना पाकिस्तान को टाइम मिल गया तैयारी करने के लिए। किस चीज की? इमीडिएट अटैक होता तो उससे क्या तैयारी है? मतलब क्या मिलिटेंट को मारना है? हमें तो पता है मिलिटेंट कहाँ है, हम इंतजार कर रहे हो। तो आप ज्यादा जानते हो कि हमारे कमांडर ज्यादा जानते हैं सिक्योरिटी के मामले को? आप बताओ। मैं तो रिटायर हुए 8 साल हो गए, मुझे ही नहीं पता है आज के दिन क्या प्लानिंग चल रही है। और क्यों पता होना चाहिए? नहीं, मेरे सवाल का जवाब लो आप। मुझे नहीं पता है। और जो सेना का अधिकारी आपका बेस्ट है देश का, अगर ऑपरेशन कराने जाते हैं डॉक्टर के पास, सबसे बढ़िया डॉक्टर ढूंढते हो ना, जमीन भी बेच देते हो, गिरवी भी लेते, लोन भी ले लो, पर बचना चाहिए आदमी। तो देश के लिए तो, सेना के लिए तो ऑपरेशन है भाई। किसी की जान हमारे नागरिक की नहीं जानी चाहिए। और आप क्या सोचते हो, मतलब जो आए उसको मरवा दो? अरे भाई, वी आर देयर टू किल एनिमी, वी आर नॉट देयर टू गेट आवर मैन किल्ड। और कहने वाले कहते रहो। आप तो खुद कई ऑपरेशंस के पार्ट रहे हैं, तो आप इसको ऑपरेशन सिंदूर को किस तरीके से देखते हैं? मैं ऑपरेशन सिंदूर को ऐतिहासिक देखता हूं, दूरगामी देखता हूं, और भारतीय मिलिट्री लीडरशिप की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। और देश की पॉलिटी का एहसानमंद हूं कि आपने हमारी लीडरशिप को पूरी छूट दी। और छूट ही नहीं दी, 10 साल में मैंने देखा है हमारा संसाधन इस तरह का किया। वी आर फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। और इसके अंदर जो पब्लिक डोमेन में तो नहीं आया, आजकल देखिए महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है। आप किस साल में जन्म है आपका? 2000 में तो नया नया मोबाइल आ गया होगा। मैं आपको बताऊं, मेरा जन्म 62 का है। ओके, उस समय टीवी नहीं थे,
ट्रेनें नहीं चलती थी, गांव में बस भी नहीं आती थी, ठीक है, अखबार बड़े बड़े शहरों में आया करते थे, और ये जो आने लगा ना, रेडियो भी कोई वो लाइसेंस के साथ होता था, तो मेरी ग्रोथ आप जितनी कैसे हो सकती है? ऑब्वियसली नॉट। टीवी आया 1981 में पहली बार, एशियाड के टाइम में हिंदुस्तान में लोगों ने देखा। और मैं जयपुर का एग्जांपल देता हूँ, पूरी कॉलोनी इकट्ठी हो जाती थी टीवी देखने के लिए। शाम को सीरियल आता है, रामायण, कुछ मुझे याद नहीं है। और मोबाइल नाम की तो पेजर आया था सबसे पहले, पेजर चूचू चूचू कुछ आवाज आती थी। और जब आप पैदा हुए तब उस जमाने में मोबाइल आया। मोबाइल से पहले तो टेलीफोन ही नहीं थे। मुझे याद है 96 में मैं जम्मू कश्मीर में था, उसमें मिलिटेंसी एट पीक थी। मुझे घर बात करने के लिए जयपुर में मेरे वाइफ और बच्चे रहते थे, वो टेलीफोन नहीं था उनके पास। उस कॉलोनी में एक ही था सीनियर आदमी, वहाँ कॉल आता था। और जम्मू कश्मीर में एक्सेंट से ही बात होती थी। तो जमाना बदल गया है, टाइम्स हैव चेंज्ड। आज आप जो युवा है, आपकी लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम अस, एवरीवन इज इंक्रीजिंग एंड इट इज़ गुड। मैं अच्छा मानता हूँ, बट हमें थोड़ा ये भरोसा रखना चाहिए कि हमारी बेस्ट जो लोग थे उनमें से हमारी भारतीय सेना है। इंडीड दैट्स द बेस्ट इन द वर्ल्ड। जो हमारे पॉलिटिशियन है, आपने ही तो वोट दिया भाई मोदी को, मेरे अकेले वोट, मैं तो वोट ही नहीं, फौजी आदमी वोट ही नहीं देने देते। आप वोट आपने दिया, ही इज द बेस्ट यू हैव, लेट्स ट्रस्ट देम। एंड समय की मांग के हिसाब से बदलता है। और मैं मानता हूं इस ऑपरेशन को बहुत एक अच्छा ऑपरेशन था। और जो फैसले के बाद जो हमने देखिए, मैं यहां आपकी 1 मिनट एक्स्ट्रा लेना चाहूँगा। मानसिकता थी जीरो टॉलरेंस फॉर टेरर, 2014 से शुरू होता है। करते करते 2016 में हम सबको पता है, उड़ी के अंदर उन्होंने, उग्रवादियों ने, हमारी रेजिमेंट थी बिहार रेजिमेंट के, वहाँ हमला किया था। उसका बदला लिया हमने, सर्जिकल स्ट्राइक की, जिसके अंदर यूनिट्स भी गई और पीओके में जाके मार के आए, पाकिस्तान को सबक देने के लिए। मैं माइंडसेट बात कर रहा हूँ आपको। देखिए, उसके बाद 2019 तक शांति रही, फिर बालाकोट हुआ, फिर भी नहीं माना तो हमने हमारे हवाई जहाज़ को रोल में लाए और पाकिस्तान में घुस के बालाकोट में मार के आए। पाकिस्तान शांत रहा। अभी जो किया उसका इलाज बहुत तगड़ा किया है। ऑपरेशन सिंदूर नाम भारतीय सेना ने रखा है, मुझे गर्व है इस नाम पर। पहली बार भारत जुड़ा है आतंकवाद की लड़ाई में। क्यों? क्योंकि जब सिंदूर की बात आती है हम सब जुड़ जाते हैं। आप भी जुड़ गए ना, और दुनिया को भी पता लगा कि जो लाल भारतीय महिला यहां रखती है, ये अगर सिंदूर की जगह अगर खून बन गया तो तुम्हारा जीना हराम कर देगा। ये तो पहले नाम की बात है। दूसरी, इसमें जो हमने पाकिस्तान को क्या किया बताया नहीं। पहले कह दिया था भाई तुमने हमला किया, तुमको हम ठोकेंगे। बहुत था, आप लोग पूछते थे कब ठोकोगे, आज नहीं। वो तो विपक्ष की बात कर रहे थे ना। अबे शेम ऑन यू ब्लडी बगैस, कोई फायदा नहीं इनका, ये बेकार है। कब करोगे कब करोगे। और जब किया तो ऐसा किया कि इतिहास में उनके नोट, उग्रवादी कैंप, सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए, पिन पॉइंट ध्वस्त किया। एक सिविलियन नहीं मारा और एक भी कोई गवर्नमेंट का नुकसान नहीं किया। और बोल दिया सुबह, हमने ठोक दिया, अब अगर तुम रिटेलिएट करोगे तो हम तुमको। इस ऑपरेशन की सबसे खास बात यही रही कि हमने आतंकी जो ठिकाने थे उन पर बड़ी प्रिसाइजली अटैक करा। प्रिसाइज, पिन पॉइंट, और एक जगह नहीं 9 जगह, उत्तर से लेके दक्षिण तक सारे ठिकानों। भावलपुर बीकानेर के ऑपोजिट है, भावलपुर इनका हेडक्वार्टर है। अब आप देखिए, यहाँ पूरे पाकिस्तान में हमने सबक दिया। उसमें कई आतंकी संगठनों के हेडक्वार्टर भी ध्वस्त हो गए। हाँ, दोनों के, जैश के, इनके जो भावलपुर ये हैं, इनके आतंकी ठिकाने। भाई देखिए, फौज के पास खबर तो है ना, ठिकाने बहुत होते हैं, कोई जगह 2 आदमी बैठे हैं, कोई जगह। ये मुख्य जो 9 हमने ठोके, उसके बाद उनकी कमर टूट गई, पाकिस्तान तिलमिला गया। और देखिए, ये क्लियर हो गया ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि जो आतंकी है वो ही पाकिस्तान की सेना है। नाम आतंकी सेना है, वरना उनके जनाजे में 15-15 जनरल्स, ब्रिगेडियर्स, कर्नल्स और मेजर्स कैसे खड़े हो सकते हैं? बहुत बड़ी जीत है ना। सबको मारा, कंफर्म किया कि और उसका शाम होते होते 7 तारीख को सबूत, 7 तारीख और 8 की रात को पाकिस्तान ने हम पे हमला किया, मिसाइल दागे हमारे मंदिर पे।
गोल्डन टेम्पल पे दागे, हमारे मस्जिद पे दागे, हमारे गुरुद्वारा पे दागे पुंछ के अंदर। उन्होंने पूरा प्रयास किया। पहली बार इतिहास में भारत ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय जितने युद्ध हैं, दुश्मन द्वारा फायर किए गए मिसाइल, उड़ाए गए हवाई जहाज, उड़ाए गए ड्रोन्स, उड़ाए गए अनआर्म्ड मिलिट्री कॉम्बैट व्हीकल्स। अनआर्म्ड मतलब वो जो ड्रोन टाइप होते हैं, यूएवीज कहते हैं उनको, इन सबको, और हमला करने वाले टेररिस्ट, एक को भी भारतीय सीमा में नहीं घुसने दिया। ये शौर्य है आपकी सेना का। ये इतिहास में कभी नहीं हुआ। मेरे जीवन काल में, मैं सेना में था तो मैं तो एज ए कमांडर अचीव नहीं कर पाया। गर्व है मुझे इस भारतीय सेना पर। ये किया हमारी सेना ने, ऐसा इतिहास में नहीं हुआ। ये ऑपरेशन सिंदूर का कमाल। और उसके बाद जो उनको रात को सबक सिखाया, जब हमारी मिसाइल्स गई यहां से, आकाश तीर आपने नाम सुना होगा, आकाश मिसाइल जानते हैं, आपने ब्रह्मोस का नाम सुना हो। 12 में से 11 उनके एयरफील्ड्स को हमने खत्म कर दिया। तो इसको हम युद्ध भी कह सकते हैं क्या? क्योंकि जो कई दिनों तक ये कार्रवाई चली, इधर से भारत ने भी हमला किया, उधर से फिर उन्होंने भी हमला किया। ये आपका शब्द है। देखिए, युद्ध आप क्या समझते हैं, मैं क्या समझता हूँ, बहुत अलग है। ठीक है साहब। आजकल मैं इतना ही कह सकता हूँ युवाओं को कि जैसे हमारे टाइम में मैरिजेस होती थी, दादा परदादा रिश्ता करके आते थे, शादियां हो जाती थी, उसके बाद हमारा जीवन चलता था। आजकल आप कर लोगे क्या? आजकल लड़की लड़के को देखती, समय बदल गया ना। तो उसी तरह सारी परिस्थिति समय के साथ बदलती, यही कह सकता हूं मैं। और देखिए कि जो युद्ध है या ऑपरेशन है, आपका नजरिया, क्योंकि युद्ध का मतलब क्या, आप क्या समझते हो आपके ऊपर है। पर जो मैं जानता हूं, युद्ध तब होता है जब युद्ध की घोषणा होती है। हमने घोषणा नहीं की है। मिलिट्री ऑपरेशन है। क्या है? मिलिट्री ऑपरेशन अगेंस्ट टेररिज्म। टेररिज्म के खिलाफ है जो चल रहा है। बीच में पाकिस्तान ने कोशिश की नुकसान करने की, हमने लताड़ लगाई, उसको जूते मारे, वो कहता बाप गलती हो गई, तुम अपना ऑपरेशन सिंदूर करते रहो, हैं, हमें छोड़ दो। तो हम बंद कर दिया, क्योंकि हम ऑल आउट वॉर नहीं कर रहे हैं, जैसी मेरी समझ है। अब वो बहुत सारे विपक्ष जिनका आप नाम लेते हो, उनसे तो मैं हाथ जोड़ता हूँ, भैया आप, भगवान आपके भला करे। वो तो कहेंगे क्यों कर दिया, क्यों नहीं कर दिया। और देखिए, सबसे बड़ी बात है, सेना आपसे पूछ के नहीं करेगी। क्यों पूछेगी आपसे? क्यों पूछेगी? सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी। आपको क्या पता है कैसे ऑपरेशंस होते हैं? पता है क्या? नुक्कड़ पे जो चाय की दुकान वाला चाय जो बनाता है, वही जानता है ना चाय में कैसे गर्म करें, कैसे ठंडा करें, कितनी आंच है, कितनी चीनी डालूं। मैं चाय बनाऊंगा तो आप तो भाग जाओगे। जब मैं चाय बनाने वाले से ये नहीं पूछता कि तूने चीनी कितनी डाली, कैसे बना रहा है, अरे भाई नेशनल सिक्योरिटी है, भारतीय सेना है, द बेस्ट इन द वर्ल्ड। आप पूछिए मत, भरोसा रखिए। जिस तरीके से सीज फायर हुआ, वो एक कोई रणनीति थी या फिर एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव था? बहुत सही बात है। अब ये तो सरकार ही बता सकती है। देखिए, पर मैं इस पे मेरे 2 बिंदु रखना चाहूंगा सैनिक के नाते। मेरा देखिए, मेरा विषय का ज्ञान है, मेरा तजुर्बा, इसलिए कह रहा हूं। ये शायद पहली बार हुआ है। हमारा ऑपरेशन जारी है, हम सब मानते हैं, सरकार ने भी बोला है, मोदी जी ने बोला है, सेना ने बोला है। पर ऑपरेशन के अंदर जब दुश्मन ने अपनी मिलिट्री को यूज किया, तो हमने हमारी मिलिट्री अगेंस्ट मिलिट्री टारगेट्स यूज की। जब हमने टारगेट पे यूज की और वो हाथ जोड़ने लग गया कि बंद करो, मारो मत, मारो मत, मारो मत, तो हमने कहा हमारा ऑपरेशन जारी है, तेरे को मारे ना बंद कर दिया, पर तू वापस मत मारना। अगर गलती करेगा तो इस बार ऐसी मार पड़ेगी। अब वो फैसला सरकार का, वो फैसला अपने मिलिट्री लीडर्स का रहा है कि उसके अंदर क्या बातें हुई। तो वो जो सीज फायर की जो बात कर रहे हैं, मैंने बैकग्राउंड आपको बताया। इसके अंदर डीजीएमओ वो होते हैं जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, इसी तरह एयरफोर्स में होते हैं, इसी तरह नेवी में होते हैं। देखिए, पहले भारतीय सेना तीनों, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, 99, ये शायद मेरे ख्याल से जो लेह लद्दाख में जो गलवान हुआ था,
उससे पहले हमारे पास CDS नहीं थे। तीनों सेनाएं अलग अलग युद्ध करती थी, टाइम लगता था। अगर आपको याद, ये कारगिल का ही महीना चल रहा है, मई है ना, और शायद आज 25-24, हाँ 24, आज ही शायद सफेद सागर ऑपरेशन शुरू हुआ था 99 के अंदर, जब एयरफोर्स आई थी। 5 मई को भारतीय सेना ने शुरुआत कर दी थी युद्ध की। एयरफोर्स को आने में 20 दिन लग गए थे। पर यह पहली बार हुआ क्योंकि CDS आया भारतीय सेना में, एक कॉमन कमांडर, कम्युनिकेशन इजी हो गया। नहीं सब कुछ, अब एक कमांडर है ना। ये फैसला करने वाले मोदी जी थे। जो मोदी जी विरोधी हैं उनको बोल रहा हूं मैं, पहले नहीं। और क्यों नहीं करते थे? डरते थे कि अगर एक को कमांडर बना दिया कल देश में कू कर देगा। अरे भाई, हम भारतीय हैं, हमारी सेना है ये। और इसके कारण क्या हुआ इस युद्ध के अंदर, चौथे दिन तो पाकिस्तान घुटने पे आ गया, ऑल इंटीग्रेटेड। और बाहर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई कि नहीं आई, भारतीय सेना ने AI क्लाउड बेस्ड इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम बना रखा है, जिसके कारण हर टारगेट को बिल्कुल आराम से बर्बाद किया गया। सीज फायर की जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की, उसको लेकर के लोगों का ये कहना है कि इससे जग हसाई हो गई भारत की। देखिए, मैं मानता हूँ लोग नहीं, ये सही में देश के हमारी जो, पर मैं यहाँ 2 बातें हैं। देखिए, ट्रंप पे भरोसा आप करो, कर लीजिए, पर मैं देशवासियों, होता क्या, देखिए DGMO ने DGMO से बात की करीब 12 बजे के आसपास। 3 बजे तक इन्होंने फैसला किया कि हम 5 जो हमारे मिलिट्री ऑफिसर्स आए थे, सरकार से बात की होगी, चर्चा हुई होगी, उन्होंने कहा 5 बजे हम सीज फायर कर देंगे, कुछ ऐसी घोषणा हुई। और 3 बजे जब हमारे दोनों मिलिट्री ऑपरेशंस के दोनों पाकिस्तान और भारत वालों ने उनकी बात मानी, क्यों मानी मुझे नहीं पता है, मेरे पास कोई डाटा नहीं है, पर मैं मानता हूं कोई ठोस कारण रहे होंगे। और हमारे अधिकारी, उन्होंने जो फैसला किया, सरकार किया, हमें उनके साथ रहना चाहिए। कभी इसकी डिबेट करेंगे, वो बाद में जब ऑपरेशन समाप्त हो। और करने के बाद अब पाकिस्तान वालों ने ट्रंप को बता दिया, और वैसे भी बैकडोर डिप्लोमेसी में चलती रहती हैं, दोस्तों के साथ बातें, हम ये कर रहे हैं यार, कर लें, वो कहता ओके, नहीं भाई, देखिए ये पूरा चलता है। अब वो पाकिस्तान वालों ने कहीं उनको बताई ट्रंप को, और ट्रंप ने आकर के वो क्या बोलता बड़बोला है, वो मेरे ख्याल से आज ही कोई बता रहा था कि कई हजारों की संख्या में झूठ बोल चुका वो, हजारों की बार में झूठ। उस दिन भी उन्होंने बोल दिया, और बोलने के बाद उन्होंने वापस पलटी भी मार ली। तो देखिए, पर हमको बुरा लगा, मैं मानता हूँ, पर वो विदेशी है, वो हमारा दोस्त नहीं है। अमेरिका आज भी भारत का दुश्मन है, मैं मानता हूँ, क्योंकि वो कभी हमारा हो ही नहीं सकता। भाई, क्यों नहीं हो सकता? पहली बात तो उसने हमारे भारत के अंदर माहौल खराब करवाया, वो ट्वीट करके। दूसरी बात, वर्ल्ड बैंक को वो बिलियंस ऑफ रुपीस का उसको पाकिस्तान को लोन भी पास करवा दिया, बिना अमेरिका के तो हो नहीं सकता। तीसरी बात, इसी दौर में उन्होंने बांग्लादेश में अपने फौजी उतार दिए, जो अभी तक देश को पता नहीं है, वहां उतार दिए हैं। और अराकान आर्मी के साथ कोई कॉरिडोर की चर्चा कर रही है, तो वो तो अपने हमसे अपना फायदा ले रहा है। और पाकिस्तान उसके अगर बहकाव में आता है तो वेल, फेयर एनफ। तो ये जो आना बुरा था, पर देश को समझना चाहिए, कोई भी स्वाभिमानी सैनिक या कोई भी भारतीय, वो मोदी जी क्यों नहीं, और चाहिए कोई ऑपोजिशन वाले जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे को तो भाई देखिए, सैनिक का काम है सरकार से, कोई भी अपने देश के खिलाफ काम नहीं कर। अगर मोदी जी जैसा तो कर ही नहीं सकता, मैं ऐसा मानता हूं। तो ये जो सीज फायर का एंगल है, हमें विश्वास रखना चाहिए। अब कई सवाल उठाते हैं आपने, मैं कि भाई क्या आपने बात की कि मिलिटेंट नहीं आएगा, ये सारी बातें पब्लिक डोमेन की नहीं हो सकती हैं। सीज फायर के बाद भी पाकिस्तान की तरफ से कुछ ड्रोन्स और मिसाइल्स अटैक होते रहे, उससे कैसे देखते हैं आप? देखिए, पाकिस्तान में मैंने कहा टेररिस्ट और आर्मी एक है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, और कुत्ते की टेढ़ी धुन टेढ़ी रहेगी। अगर आपको सीधी करनी है तो उस कुत्ते का जुगाड़ करना पड़ेगा। इसी तरह पाकिस्तान की आर्मी क्या बोली, हमने क्या सोचा, इट डजंट मैटर। ऑपरेशन सिंदूर मेरे ख्याल से उसी दिन समाप्त होगा जिस दिन POK भारत में आ जाएगा, और उसी दिन समाप्त होगा जिस दिन पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। तभी थोड़े सालों के लिए मुझे लगता है आतंकवाद से निजात मिलेगी, अन्यथा ये कभी भी संभव नहीं हो सकता है। क्योंकि वो विश्वास किस पे करो भाई, आतंकवादी सेना एक है, देश की सेना नहीं है, सेना का देश है।
जहां सैन्य अधिकारी आतंकवादियों के जनाजे में जाते हैं, जहां अब देखिए ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आतंकवाद हो गया भारत खिलाफ पहली बार। हमास, आपको पता है जो इजराइल और पैलेस्टीन की लड़ाई चल रही है, हमास वहां पर है। वो करीब इस बार मार्च के महीने में अपने पीओके में रैली के अंदर उनका स्वागत किया था आईएसआई ने। तो अगर ये अंतर्राष्ट्रीय, मैंने कहा ना पाकिस्तान टूट जाएगा, थोड़े दिन शांति रहेगी, पर जो मानसिकता है इस्लामिक आतंकवाद की, वो तो बहुत लंबी लड़ाई है। और उसके लिए तो मैं कहता हूं ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान खत्म करने तक चलना चाहिए। और अगर कोई देश में ये सोचता है, देखिए राजनीतिक रोटी सेकी है, आपका काम है, क्योंकि आपकी वरना कैसे वोट, और वैसे भी देखिए पॉलिटिक्स अलग गेम है, बट जो हर राष्ट्र का, देखिए कोई भारतीय अपने भारत का नुकसान नहीं करवाना चाहता और हर व्यक्ति चाहता है भारत विजयी हो। आप हर लोग अपनी सेना के साथ खड़ा है, पर देखिए जो एक लड़ाई में साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होता है, मानसिक तौर पे दुश्मन को हराने में, और पाकिस्तान की आईएसआई इसमें माहिर है। ट्रंप को शायद हो सकता है उन्होंने बोला तू कर और इंडिया में हम कुछ गफलत फैलाएं, देश का मोराल ऊंचा करें, और झूठ पे झूठ वो फैलाए जा रहे हैं। उन्होंने तो ये भी झूठ बोले कि हमने हिंदुस्तान के इतने हवाई जहाज गिरा दिए, इतने इनके वो एयरफील्ड तोड़ दिए, जिसका जवाब मैं मानता हूँ प्रधानमंत्री और भारतीय सेना ने बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया है। और एक इस ऑपरेशन सिंदूर और इस सीज फायर के बाद जो चीज़ निकल के आई है, 3 पॉइंट फाइट अगेंस्ट टेररिज्म भारतीय सेना ने घोषणा कर दी है, भारत सरकार ने। पहली, कोई भी आतंकी हमला होगा उसका जवाब बहुत सख्त दिया जाएगा। पहले भी दिए गए, पर इस बार वो जो कहते हैं ना जिसका कोई मतलब उम्मीद नहीं कर रहे हैं, जवाब दिया जाएगा, बिना जवाब नहीं होगा। आज अगर आतंकी हमला तो उसका जवाब पाकिस्तान में जाएगा, ये क्लियर कर दिया है। दूसरा उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर ब्लफ, न्यूक्लियर ब्लफ मत, जिसको ब्लैकमेल कहते हैं कि मेरे पास न्यूक्लियर वेपन है। जो लोग न्यूक्लियर ब्लफ जो ये कहते हैं कि भाई विपक्ष वाले सवाल उठाते हैं ना कि भाई न्यूक्लियर मोदी जी न्यूक्लियर वेपन के बारे में सीज फायर कर दिया, ऐसा सुनने में आ रहा है ना। तो भाई विपक्ष के भाइयों में आपसे पूछना चाहता हूं, 71 में कौन सा न्यूक्लियर वेपन था रे? तो आपने 98,000 छोड़ के, और हमारे करीब 50-60 कैदी थे, वो एक नहीं ले पाए आप, कौन सा कारण था? हमने हाजीपीर कब्जा किया, हमारे सैकड़ों की संख्या में सैनिकों ने अपने जीवन का बलिदान करके वो आपने पाकिस्तान को दे दिया, क्या कारण था भाई? तो ये जो आपके पॉलिटिकल स्कोर करने के लिए आप कर रहे हैं, आजकल युवा सब जानता है, प्लीज डोंट डू इट, मत कीजिए आप जैसे हम एक ही चीज कह सकते हैं, वी हैव टू ट्रस्ट आवर मिलिट्री। सम्मान करते हो तो अपमान मत करो, और हर चीज में सेना का अपमान है। जब तक वो कह रहे हैं कि हम ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तब तक आप जो सेना कहे मानना चाहिए। देश तो मानता है, पर ये जो कबूतरबाज कह लो, ह्यूमन राइट वाले कह लो, या जिनको जो देश के ग्रोथ जिनसे देखी नहीं जा सकती है, जो दुश्मन की भाषा, आप देखिए ना, जो पाकिस्तान बोलता है वही कुछ लोग यहाँ बोलते हैं। तो कृपया करें, देश का मोरल डाउन ना करें। मैं एक और आखिरी सवाल के साथ पॉडकास्ट कंक्लूड करूंगा कि लोगों का मानना है कि ये पीओके वापस लेने का सबसे बढ़िया मौका था, लेकिन भारत सरकार ने इसे गंवा दिया। इसे कैसे देखते हैं आप? नहीं है, ये बात सही नहीं है। पीओके लेने का सबसे बढ़िया मौका तो पहली बात 47 में जब मेजर ब्राउन ने 4 नवंबर 1947 को जब वहाँ पाकिस्तान का झंडा फहराया, जनरल ब्रिगेडियर घनसारा सिंह वहाँ के हमारे गिलगिट बाल्टिस्तान के कमांडर थे, तब था जूता तब मारना था, तब तो कबायली थे। और उसके बाद भारतीय सेना जब उन कबायलियों को गाजर मूली की तरह काट रही थी ना, और आगे जा रही थी, तब था। तब आपको यूएनओ में नहीं जाना था। पहली बात, ये देश के लिए है, मेरा पार्टी पुर्टी से कुछ नहीं है। मैं सैनिक हूं, मेरे लिए हर चुनी हुई सरकार मेरे लिए सबसे बड़ी है। मेरे लिए तो सरपंच भी गांव का सबसे बड़ा, भाई जनप्रतिनिधि है हमारे वो। मेरी सिखलाई है भारतीय सेना की। दूसरा मौका था 1971 में, जब 98,000
वैसे 93 हैं, 5,000 वो उनके परिवार, उनके चमचे, उनके चपाड़िए जो लोग थे, इनको हम खाना खिला रहे थे साल भर, शिमला समझौते तक। जब हमने दिया वो समय सबसे बढ़िया था पीओके लेने का, क्योंकि 1/3 आर्मी, प्लीज अंडरस्टैंड, किसी भी देश की 1/3 आर्मी तो कैद में थी हमारी, तो वो समय सबसे बढ़िया था लेने का, जब टेबल पे बैठे थे। और तब तो न्यूक्लियर बॉम्ब भी नहीं था भाई, न्यूक्लियर ब्लैकमेल भी नहीं था। तो ये जो पूछ रहे हैं सवाल, इनका जवाब आप ढूंढ के लाइए। हाँ, अब मैं आता हूं तीसरी बात, और सबसे बढ़िया मौका, बिल्कुल जब ये स्थिति चल रही थी, पर मैं यहां खुद भी कंफ्यूज्ड हूं, क्योंकि मेरे सामने पूरे तथ्य नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन समाप्त नहीं हुआ है। और जब तक ऑपरेशन समाप्त नहीं होता, भारतीय सेना तथ्य नहीं देती, तब तक मैं मानता हूं सारी अफवाहें हैं बाजार में। कोई भी कह दे भारतीय सेना ने कहा कि हमने सीज फायर किया, मेरे से बात हुई, मैंने गवर्नमेंट को बताया, मैंने एक्सेप्ट किया, सही है। भारतीय सेना ने कहा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ऑपरेशनल चीज़ें हैं, ऑपरेशन जारी है, उसके बाद बताएंगे, तो मैं भी नहीं कर सकता। बट हाँ, भावुकता के लिए क्या जाता है, बिल्कुल उस समय माहौल ऐसा था, बट यकीनन पीओके लेने का टाइम नहीं था। उस समय उनकी कमर तोड़ सकते थे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में भारत सरकार ने, भारतीय सेना ने पीओके लेने की बात नहीं कही। और मैं मानता हूं ऑपरेशन पीओके लेने का सही टाइम अभी आ रहा है। अगली गलती पाकिस्तान करेगा, हम चाहते ही हैं ना आतंकवाद खत्म हो भारत की धरती से, और हम तैयार हैं। अगर अगली गलती करेगा तो पीओके भारतीय सेना बिना पूछे बिना आपको मौका ही नहीं देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि भारतीय सेना ने जो कहा हमें मान लेना चाहिए। और अच्छे मौके मैंने आपको गिनाए, 47 हमारी फौज खदेड़ रही थी, सामने कबायली थे, मैंने बताया 71 में। और देशवासियों को एक चीज बता दूं, जो ये नैरेटिव चलाते, देखिए कोई भी व्यक्ति युद्ध के दौरान, ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना का मनोबल गिराने का काम करता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मैं मानता हूं वो राष्ट्र के साथ नहीं है। कोई भी व्यक्ति हो, मैं भी करूं तो मैं भी राष्ट्र के, और अगर राष्ट्र के साथ नहीं है उसको हमें समझाना चाहिए, और समझाए नहीं तो उसको 2 जूते मार के चुपचाप बैठाना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। और 71 की एक बात आपको बता दूं, जो कहते हैं पीओके, राइट, कहते हैं बहुत सारे देशवासियों, आपको पता होना चाहिए 71 के युद्ध के बाद 2 बड़ी चीज हुई थी। मैं आज वेलफेयर की बात नहीं करूंगा, क्योंकि आपने बोल दिया लास्ट सवाल है वेलफेयर पे। अरे फौजियों का वेलफेयर किसको पड़ी है यार, नहीं पड़ी, आपको भी नहीं पड़ी है। आपने भी बोल दिया आखिरी सवाल, आपको अपनी गाजर मूली खानी है, हमारी वीरांगनाएं भूखते रहे। पर चलिए मैं 2 चीज़ बताता हूं, हम कंटिन्यू करेंगे। नहीं कोई बात नहीं, आई एम सॉरी। मैंने कहा पहली चीज़ 71 के युद्ध के बाद देशवासियों आपको पता होना चाहिए, पहले जो पाकिस्तान और भारत जो कब्जा किया था, जहां यूएनओ में गए थे हमारे भारत के निर्वाचित प्रधानमंत्री, वो प्रधानमंत्री नहीं थे। और उस सीज फायर लाइन को 71 के युद्ध के बाद आपने लाइन ऑफ कंट्रोल कर दिया। पता है आपको बच्चों, लाइन ऑफ कंट्रोल का मतलब समझिए आप, कि ये आज के बाद लाइन होगी स्ट्रेट NJ90, क्या है वो, उसके पास जाकर के 769 किलोमीटर लाइन ऑफ सीज फायर लाइन को इन्होंने LOC बनाया। बोल दिया उधर का इलाका तुम्हारा और इधर का हमारा। क्यों, तुम्हारे बाप की जमीन थी रे। बड़ा धोखा हुआ देश के साथ। और दूसरी बात, उस समय के विकीलीक्स का है, ये पब्लिक डोमेन में चर्चाएं हो रही है नेशनल टीवी पे। उस समय के प्रधानमंत्री महोदय ने पाकिस्तान को बोला अब हमारा समझौता हो गया, आप उधर लाइन आप कंट्रोल करो, इधर हम करें, और आप हमसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ले लो, जितनी हमारे पास न्यूक्लियर नॉलेज है। ये अच्छा किया ना। और तीसरी बात, जो जब युद्ध होता है तो सैनिक की महिमा मंडन, सैनिक जिंदाबाद, भारतीय सेना की, थैंक यू वेरी मच,
मैं नमन करता हूं देश को। और पॉडकास्ट में मैंने एग्जाम्पल देख लिया। आखिरी सवाल आ गया बिना सैनिकों की समस्या के। उस समय क्या होता है सुनिए, भारतीय सैनिक को पेंशन मिला करती थी 75% ऑफ बेसिक। क्यों? क्योंकि 35 से 40 साल की उम्र में नौकरी से निकाल दिया जाता था। और देश भी मानता है सैनिक बुढ़ा हो गया भेजो घर। अगर सेना में आपके पास जवान नहीं होंगे, लड़ने वाले नहीं होंगे, 20 किलो वजन लेकर के 40,000 या 15,000 ऊंचाई के ऊपर अगर चढ़ने का सैनिक नहीं होगा तो क्या लड़ाई लड़ेगा वो? सही फैसला था। इसीलिए आप 75% बेसिक की तनख्वाह मिलती थी, पेंशन। आपने दिया हमें इनाम 71 में। अब वो इनाम ये दिया कि हमारी पेंशन काट के 50% कर दी। थैंक यू वेरी मच। और एक बड़ा कारनामा किया आपने। जनरल साहब का नाम तो बड़ा लेते हो ना सब युवा, फोटो भी लगाते हो, कैचवैट भी लगाते हो, सेल्फी भी लेते हो कहीं। जनरल मानेकशॉ का नाम सबने सुना होगा ना? हाँ बिल्कुल सुना है ना आपने। छोटे मोटे आदमी थे कि बड़े थे? नहीं, फील्ड मार्शल थे ना। वो पाकिस्तानी जैसे फील्ड मार्शल नहीं थे, वो हिंदुस्तान के फील्ड मार्शल थे। आपने क्या किया देश ने उनके साथ पता है क्या? मैं बताता हूं क्या किया। आपकी सरकारों ने उस आदमी की पेंशन बंद कर दी। भला हो अगेन वाजपेयी साहब होंगे, अब्दुल कलाम साहब प्रेसिडेंट बने। जब वो आखिरी सांसें ले रहे थे तो कलाम साहब मिलने गए उनसे। किसी ने बोला कि फील्ड मार्शल हैं, भले आदमी हैं, ऐसे व्यक्ति लीडरशिप आए, राष्ट्रपति हमारे आप लोगों ने बनाया। जब वो मिलने गए तो उन्होंने नहीं बोला कि इनकी पेंशन अभी रुकी हुई है। उनको किसी ने कान में बोला सर आप जा रहे हो, उनकी पेंशन बंद है। कहते ऐसे कैसे हो सकता है? पूछा, उन्होंने नहीं बोला। पर जब चेक किया गया पता लगा उनको पेंशन बंद थी। 1 करोड़ करीब 30 लाख एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है वापस आए। धन्यवाद हमारे कलाम साहब का। आपका धन्यवाद, आपने ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जिन्होंने ऐसे व्यक्ति को प्रेसिडेंट बनाया। भाई देखिए प्रेसिडेंट तो चुने हुए लोग ही बनाते हैं ना, तो धन्यवाद एंड में आपका है। और वो पैसे का चेक पूरा करा करके उनको प्रेजेंट किया। और सैनिक तो ये है, उन्होंने स्वीकार नहीं किए वो पैसे। उन्होंने बोला कि आर्मी वेलफेयर वाइज में फंड में दे दिया। किन के लिए? उन वीरांगनाओं के लिए जिनकी बात मैंने आपसे कही है। देश तो भूल जाएगा, 4 दिन 5 दिन बाद क्या फर्क पड़ता है? आपका धन्य है। मैं तो फिर भी आपको बहुत नमन करता हूं देश को कि हमको मारते तो नहीं हो आप। अरे भाई अभी हाल ही बता दूं, ये तो 71 का मैंने आपको बताया। और क्या इनाम दोगे यार? ये इनाम हमको मिला था 71 में। ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या मिलेगा मुझे नहीं पता है। पर मैं देश से एक बात कहता हूं, सिंदूर नाम है, मोदी जी का नेतृत्व है। मुझे यकीन है ये व्यक्ति बिल्कुल डिफरेंट है, राष्ट्रवादी है। और अगर उम्मीद है तो इससे मोदी साहब, मैं रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, बिकॉज मैं मानता हूं आपसे बढ़िया प्रधानमंत्री भारत में ना आया है और मेरे जीवन काल में तो नहीं लगता आएगा, और बाकी भविष्य का मुझे पता नहीं है। इस ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे 47 से लेकर के आज तक किसी भी वर्दी वाले सैनिक की धर्मपत्नी ने अपना अगर सिंदूर खोया है भारत के नाम पर, अगर वो जिंदा है तो उसके उस धर्मपत्नी तो जिंदा हो नहीं हो सकती आज के दिन 47 वाले, पर जो भी है उन वीरांगनाओं को, हम फौज में विधवा नहीं कहते हैं सर, हम वीरांगना कहते हैं, क्योंकि वो तो अमर अजर अमर हो जाता है वीर गति को प्राप्त करने के बाद, वर्दी पहनने के बाद। उस वीरांगना के लिए कानून बनाइए सर, और कानून वो बनाइए कि कोई भी सैनिक वर्दी के अंदर अगर बलिदान होता है, उसकी धर्मपत्नी, उस वीरांगना, हमारे लिए वो धर्मपत्नी रहती है जब तक जिंदी रहती है, विधवा तो पता नहीं कौन बोलते हैं, उसके लिए अनुकंपा नौकरी, उसके बच्चे के लिए, उसके लिए जो भी बाहर की नौकरियों में करते हैं उतना ही कर दो सर। भीख मांग रहा हूं आपसे, इतना ही कर दो जो बाकियों के लिए करते हो, जो पूरी ड्यूटी भी नहीं करते हैं। वो सरकारी नौकर नहीं है, सरकारी दामाद है सर। चले जाइए किसी पुलिस स्टेशन में, चले जाइए किसी बैंक में, चले जाइए रेलवे स्टेशन की लाइन पर,
पर सर हम तो आपके आदेश की पालना करते हैं, देश को गर्व है। अगर आप सही मायने में हम पे गर्व करते हैं तो हमारी उस हर वीर नारी को जीवन की रोजी रोटी चल रहा है, इसकी भीख मांगता है एक सैनिक आपसे। बेवकूफ मत बनाना सर, मोटी मोटी बातें मत करना। मैं गहलोत साहब का धन्यवाद करता हूं, राजस्थान में राजस्थान के सैनिकों के लिए उन्होंने हमारा मन रखा और 2023 में कानून बनाया। पर गहलोत जी क्यों बनाए? हम हिस्से हैं डिफेंस मिनिस्ट्री के सर। डिफेंस मिनिस्ट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा काम करे, हमें इन स्टेट के भरोसे मत छोड़ो। केरल में जाके क्या कर लेंगे सर, जो मार मार के भूत बना देते? उड़ीसा में जाके क्या करेंगे सर हम, जहां हमारी एक अधिकारी को, वर्दी वाले को, कानून कहता है कि वर्दी अधिकारी को आप अरेस्ट नहीं कर सकते, या आपका कानून कहता है सर, मैं नहीं कह रहा हूं, उसकी और उसकी मंगेतर दोनों को पुलिस उठाती है, रात भर मारती है, प्रताड़ना करती है। अब वो पब्लिक में आगे झूठ तो नहीं बोलेगी, पब्लिक का दबाव पड़ा, इन्वेस्टिगेशन हुआ, पुलिस वालों को सस्पेंड किया। सर आई एम सो सॉरी, शर्म आनी चाहिए हमारे को ऐसे तंत्र पर। इंक्वायरी में वापस 8-9 महीने हो गए, समय भूल गया हिंदुस्तान, उनको रीइंस्टिगेट कर दिया। मैं कल ही न्यूज देख रहा था, और उस लड़की को न्याय मिल गया। अब वो कोर्ट के चक्कर काटेगी, उम्र भर एफआईआर लिखाई इसलिए। सर ऐसा तो मत करो। चंडीगढ़ में सर्विस कर्नल को मारा गया पुलिस द्वारा। सर हम भी जानते हैं डिप्लोमेसी, हम भी जानते हैं बदनाम नहीं हो, कब तक हमें पिटवाओगे? प्लीज कुछ कीजिए, हमें आपसे ही उम्मीद है, और उसका इलाज एक ही है, एक आयोग बनाइए सर, क्योंकि सैनिक तो आपके पास पब्लिक में नहीं आ सकता ना, टीवी पे, मीडिया पे। सैनिक का परिवार भी नहीं आ सकता, और सैन्य अधिकारी अपना डिसिप्लिन है सर, हमें मत पब्लिक में घसीटो। हम हमारे कैंप में ठीक है, कंटोनमेंट में ठीक है, एक आयोग बनाओ जिसका चेयरमैन एक भूतपूर्व सैनिक अधिकारी को बनाओ, और कोई सिविलियन नहीं चाहिए सर, नो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन या ऑल पार्टी फ्रांस। सैन्य अधिकारियों को बनाओ, हर स्टेट में एक एक लगाओ, और उस आयोग को पावर दो कि कोई भी ऐसी चीज उनके संज्ञान में आए, कानूनी कार्रवाई हो। वरना आज की ये इंक्वायरी पे हमारा भरोसा नहीं बचा सर। और जो मैंने वीरांगना की आपसे बात कही सर, जिनका सिंदूर पूछ किसी भी कारण, बाकी नौकरियों में आप सबको नौकरी देते हो, ये हमारे साथ अन्याय नहीं करो। मेरे साथ नहीं है सर, यह अन्याय उन वीरांगनाओं के नाम का, जिनका नाम का सिंदूर की पूरी दुनिया चर्चा कर रही है। उसका सिंदूर कोई नहीं पूछ सकता सर, वो सिंदूर के साथ है, और सिंदूर के साथ वो सुहागनी जाती है, पर उसको दर दर की ठोकरें ना खाए, इसलिए सरकार बाकी सरकारी कर्मचारियों को नौकरी देती है। तो उस वीरांगना का भी कानून बनाया जाए केंद्र के स्तर पर। हम नहीं चाहते आप स्टेटों पे, और स्टेट से क्या उम्मीद करें? बंगाल से उम्मीद कर सकते हैं सर, जहां रात दिन तो लोगों को मार रहे हैं। केरल में जाके उम्मीद कर ले, हम नहीं कर सकते सर। पंजाब में जाके चले जाएं, और जयपुर में भी क्या कर ले सर, जहां पर जातियों में बांटने का दुष्कर्म पिछली सरकार ने किया सैनिकों को पुनर्वास की योजना के लिए। हमारी जाति पूछी जाती है, हमारा धर्म पूछा जाता है। कर्नल सोफिया की क्या गलती थी सर? लोग उसको कहते हैं कि धर्म के नाम पे। सैनिक को सैनिक रहने दे सर। ये 2-3 समस्याएं हैं। इस पॉडकास्ट के माध्यम से अगर देश के नागरिकों, मैं भाइयों आपसे बता रहा हूं, मैं आपका ही बेटा हूं, किसी का सैनिक के नाम से, किसी का भाई हूं, किसी का मैं पति हूं, हर सैनिक किसी न किसी परिवार से जुड़ा है। और ये परिवार के आप आज तो सब सम्मान कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और नहीं करे तो हम क्या कर लेंगे? हम तो रोज पिटाई करते हैं लोग। अरे वर्दी वालों को मारते हैं, कुछ तो कीजिए भैया। मैं देश से आग्रह करूंगा, आप इस आवाज से सहमत हो तो मैं चाहूंगा ये बात जरूर देश का हर नागरिक देखे। पॉडकास्ट में हमारे साथी ने मुझे बुलाया, मैं बहुत बहुत अभिनंदन, आपका धन्यवाद। पर जब इन्होंने ये बोला कि आखिरी सवाल है, मेरा खून खोल गया। मोदी जी कह रहे थे ना कल कि मेरी रगों में क्या सिंदूर दौड़ रहा है, और मेरी रगों में इस पॉडकास्ट में इतना गुस्सा दौड़ा कि मैं मजबूरन आपसे बात करने लग गया। ये चाहे तो काट दे इस बात को, और ये चाहे तो भेज दे आपके पास, पर देश को इस बात पे मंथन करना होगा। अगर सैनिक का सम्मान करते हो तो सैनिक का अपमान बंद करो,
और सैनिक को आप मानते हो कि सैनिक ने आपका शौर्य का काम किया है, तो उस सैनिक माता वीरांगनाओं का सम्मान करो। और सम्मान बातों से नहीं होता है, कानून बनाइए जिससे कि वो जीवन अपने बचे हुए सिंदूर के साथ जी सके, ऐसा मेरा आग्रह है। और एक जो आयोग की बात कही है, आप भी सुनते हैं, उड़ीसा जैसी बेटी के साथ जो दुष्कर्म होने के बाद आज उनको छोड़ दिया गया, इसी प्रकार हर दिन सैनिक के साथ अपराध होता है। 5 दिन बाद चलती है, 6ठे दिन इंक्वायरी होती है। अरे राजस्थान में कर्नल दीपक साहब हैं, 4 साल पहले रोड रेज केस में उनको पुलिस हिरासत में मारा गया, पीट पीट के। गहलोत साहब के पास मैं खुद कर्नल साहब को लेकर के भीख मांगने गया था कि मालिक न्याय कर दो। उन्होंने न्याय किया, धन्यवाद सिस्टम का। जिन अधिकारियों ने उनके साथ यह गलत किया था, एक को प्रमोशन दे दिया और 4 की पोस्टिंग कर दी। वारे वाह, थैंक यू वेरी मच। मैं सैनिक हूं और आज मेरे साथियों के लिए भीख मांग रहा हूं। उन वीरांगनाओं के लिए आपके चौखट पे खड़ा होकर भावुक होकर के आग्रह कर रहा हूं, कानून बनाइए। और यकीन, भारतीय सेना दुनिया की सबसे बढ़िया सेना है, आपको कभी भी नीचा नहीं दिखाएगी। ये शौर्य है और हम तो जीवन कुर्बान करने के लिए, जब आप हमारी पिटाई करते हो तब भी तैयार हैं, पर कृपया करके हमारी वीरांगनाओं का आप देखभाल करें। थैंक यू वेरी मच सर। हमसे बातचीत करने के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।